रिकॉर्ड नहीं था? जिसने 10 मिनट का मिस कर दिया कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे रिकैप कर दीजिए। हाँ मैं कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा कर दें। दोबारा तो बस यही इतना ही बता पाएंगे अभी तो कि क्या है अमेरिकन रेवोल्यूशन, राइट? हाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ भाई, ऐसा होता है, चलिए कोई बात नहीं। अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या है? अमेरिकन रेवोल्यूशन कि जब अमेरिका में रिजीम चेंज हुआ, रिजीम मीन्स जो रूलिंग एलीट है वो चेंज हुई है। रूलिंग पहले कौन कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है, अब ये खुद इंडिपेंडेंट होंगे। सो इट इज इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका फ्रॉम इट्स ओन मदर कंट्री, किसी और से नहीं। आउटसाइडर तो कोई नहीं यहाँ का। इस पीरियड में हुआ क्या बना? 13 कॉलोनी से जो आजाद होकर क्या बन गई? यूएसए बन गई। रीजन बहुत सारे होंगे, कॉम्बिनेशन होगा। अगर कोई कुछ करता है कभी एक रीजन नहीं होगा, आपके किसी से झगड़ा हुआ एक रीजन नहीं होगा, आप कुछ बड़े बनेंगे एक रीजन नहीं होगा। हमेशा किसी भी चीज के लिए मल्टीपल फैक्टर ही होंगे, अगर एक फैक्टर है फिर आप कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे वही है, पॉलिटिकल फैक्टर होंगे, इकोनॉमिक होंगे, आइडियोलॉजी चेंज होगी होगी, क्योंकि यहाँ पे वही सारा हो रहा था। जिसमें क्या है कि सबसे पहले मैंने बात की कॉजेस, लॉन्ग टर्म ट्रेडिशन की सेल्फ गवर्नमेंट। ये लोग वो है जहाँ पे लेजिस्लेचर बन रहा है, राइट? लेजिस्लेचर का मतलब सेल्फ गवर्नेंस। इसलिए इंडियंस ने क्या मांगना स्टार्ट किया था? स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, यही मांगते थे। आजादी मांगी हमने, ये वो कर रहे थे। तो अब इनको क्या लगेगा? हमें ही करने दो ना भाई, राइट? दूसरा, ब्रिटिश मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या है कि जो ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स इंडस्ट्री है, ये कॉलोनी है उनकी, वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज कर रहे थे। अब एक कंट्री है, मान लीजिए आपका एक कंट्री है जहां पे आप रहते हो, आप कहीं से भी थे, अब वो आपका कंट्री, अब आप यहाँ रह रहे हो, अब क्या करोगे? उसको आप प्रोटेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मुगल्स थे, ऐसे लो ना। मुगल्स कौन थे? बाहर से आए। उससे पहले जितने किंग्स थे कहाँ से आए? बाहर से आए। जब मुगल्स यहाँ के सेटल हो गए, अब यहाँ रहे, नाउ दे वर प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम फॉरनर्स। किसी से भी प्रोटेक्ट किया अगर कोई आया। अब वो इंडिया को क्या करते? एक्सप्लॉइट नहीं, अब वो इंडिया में पीस मेंटेन कर रहे थे। तो जहां पे आप रहते हो, आप पहले कहाँ थे, क्या थे? जब आप रहते हो, अब आप जो भी कुछ करोगे उस एरिया के लिए करोगे। दूसरों को क्या लगता है? वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी ये लोग थे। ये लोग अब यहाँ रहते हैं जो ब्रिटेन में है, मदर कंट्री, उनके लिए एक कॉलोनी है। वो अपने इंटरेस्ट देखेंगे, अपने लिए इसको यूज करेंगे कि ये उनके लिए क्या है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, इंपोर्ट टैक्स, कि अगर यहाँ पे किसी ने इंपोर्ट करना, वो यहाँ के लोगों ने टैक्स ज्यादा लगेगा। हाँ वो एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे जितना, तो उससे होगा क्या? किसकी इंडस्ट्री खराब होगी? इनकी होगी ना। अब ये उसको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि एक दिन में समझ नहीं आता, ग्रेजुअली समझ आ जाता है सबको। जैसे आज का लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है? ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी चीज है बुरी चीज है? हमें तो बहुत बढ़िया चीज है। आपको कहीं जाना नहीं, बस मोबाइल निकाला, लैपटॉप खोला, अमेजन खोला, ठीक है, उस पे से लॉग इन किया, ठीक है, ये भी चाहिए, सब कैरी उसमें डाला, कार्ट में डाला, पेमेंट करी, बात खत्म हो गई। जो यहाँ बिजनेसमैन है, जो कमर्स, जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनसे पूछ के देखो। और मैंने कई जगह देखा है, वो धरने देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली आती है, वो कहते हैं दिवाली पे तो सेल होनी है, लोगों ने आके, क्योंकि दिवाली पे क्या होता है, त्योहार कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं? खरीद के कुछ भी, पूरा खरीद लो, खुशियां आती हैं बस कि हमने ये खरीदा, ये होता है, तभी खरीदने जाते हैं। अब आप अमेजोन पे मेला चल रहा है, दिवाली मेला, आप घर में बैठे बैठे दिवाली मेला वहां पे देख रहे हो। अब आप सारा कुछ परचेज कहाँ से कर रहे हो? क्योंकि ऑफर तो अमेजोन पे है, वो भी ऑफर लेके बैठे हैं, पर आपको वहां सस्ता लग रहा है, वहां से ले रहे हो। जो यहाँ का लोकल है बंदा, उसकी दुकान तो प्रॉब्लम में है, वो क्या करेगा? वो इसके अगेंस्ट आवाज उठाएगा। हर जगह ऐसे ही होता है। दूसरा, ऐसे हटा दो, दूसरा ले लो, यहाँ की मार्केट लोकल, ठीक है, यहाँ के मैन्युफैक्चरर बहुत सारी चीजें बनाते हैं। एक बंदा इंपोर्ट करता है बाहर से चाइना का सामान, अब उसने दुकान खोली चाइना बाजार, आइए सस्ते में सब लेके जाइए, सब 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, राइट? अब सारा बाजार, सारी सारी पब्लिक कहाँ पहुंचेगी? चाइना बाजार।
चाहे वो बाहर 10 रुपए लिख के अंदर 100 रुपए का ही दे, कि 10 रुपए बस वो उस कोने में जो पड़ा है, राइट। आप एक बार पहुंच गए और आपको रिलेटिवली लगे तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि चाइनीज बनाते हैं, उनको सब आता है बनाना। चाइना का माल अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है चाइना का माल, ये बता दूं मैं। वो जो हमें खराब मिलता है वो इसलिए उनको पता है कि इनको ऐसे ही चाहिए, वो औकात के हिसाब से बेचते हैं। एप्पल का फूल भी वही बनाते हैं, वही असेंबल करते हैं। उनको ये पता है कि पेमेंट कौन देगा, तो अच्छी पेमेंट देगा उसको अच्छी क्वालिटी दो, जहाँ पे सिर्फ चाहिए तभी। हमें क्या लगता है चाइना का जो सामान है उसकी गारंटी नहीं होती, वो चलता भी नहीं है, वो क्यों? उनको पता है इस पब्लिक को सस्ता चाहिए, तो जो सस्ता सस्ता बनता है, जैसा बनता है दो। तभी चाइनीज मोबाइल कैसे चलते हैं, सारे चाइनीज ही हैं, असेंबल सारे चाइना में होते हैं, क्योंकि चाइना में लेबर बहुत ज्यादा है तो उस वजह से सस्ती है। पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, प्लांट कहाँ लगाती है, चाइना में लगाओ ना, लेबर सस्ती, सस्ता बनेगा। हम्म, तो चाइना का माल सस्ता नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, वो एरिया के हिसाब से किसको बेचा जा रहा है, राइट। पर जो यहाँ की लोकल मार्केट है वो सफर करेगी, उससे फर्क किस पे पड़ेगा, लोकल मार्केट की वजह से लोकल इंडस्ट्री पे पड़ेगा। तो लोकल इंडस्ट्री का माल नहीं बिकेगा, क्योंकि मार्केट में सेल नहीं हो रही, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी धीरे धीरे, तो वो प्रोटेस्ट करेगी। नहीं तो अगर उसने चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना किया, चाइना के इम्पोर्ट के अगेंस्ट, चाइना के माल के अगेंस्ट, तो बंद हो जाएगी। तो ये भी तो ये करेगी कि हमें नहीं चाहिए, और ये लोग कौन है, मदर कंट्री है, तो थोपेगी उस पर कि यू आर जस्ट अ कॉलोनी, यू कैन नॉट डिक्टेट। तो वो क्या करेंगे कि जाओ परे, फिर लड़ाई होगी। और यहाँ पे लिटरली वॉर हुई है, प्यार से कुछ नहीं मिला है। हमारे यहाँ क्या हुआ है, सिर्फ झंडा उठा लिया, झंडा उठा लिया, प्रोटेस्ट हो गए, और सारे कैसे रहे, पीसफुल से रहे हैं, नॉन कॉपरेशन। यहाँ वॉर हुई है, फाइट हुई है कि लड़ लो, आ जाओ आके, तलवार ले आओ, हथियार ले आओ, यस। इन्होंने ऐसे हरा के भेजा उनको, डंडा उठाना पड़ता है। वो उन्होंने किया किसके खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ। और मुझे लगता है इसलिए जीत, क्योंकि इनको पता होगा हम भी ऐसे ही वो भी ऐसे ही हैं, सेम सेम तो थे, है ना। इंडियंस नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंडियंस क्या था, इंडियंस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स था, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो आज भी है। तभी तो लुक चेंज करते हैं इंडियंस, जो भी बाहर घूम के आएगा अपनी लुक से पहले चेंज करेगा, वो नहीं होता। तभी नजर आता है कि ये कौन सा गाँव का बेचारा सीधा साधा आदमी अलग नजर आता है, शहर का सीधा साधा आदमी भोला सा होता है, शहर वाला बच्चा। शहर के लोग ज्यादा भोले होते हैं, नहीं वो ज्यादा सच में भोले होते हैं, ठीक है, वो अलग नजर आते हैं। अब वो गांव या शहर का जब वो बाहर घूम के आएगा, वैसे ही रहेगा वो 6 महीने बाहर रह के आ जाए, उसकी आउटलुक चेंज हो चुकी होगी। क्यों? वहां जाके उसको लगे कि मैं तो अलग सा दिखता हूँ यार, नहीं, है ना। हाँ, बाकी तो पता नहीं, बालों का स्टाइल बदला होता सबसे पहले, नहीं होता। और मैंने भी देखा वो लोग जेल जुल लगाई हुए फिरते हैं, फिर कहते हैं बाल पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, दिस इज द रीजन ना, वो जाएंगे ही जाएंगे। प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन क्या है, उन्होंने क्या कर दिया कि जो वेस्ट वाले एरियाज हैं वो आगे फर्दर एक्सपेंशन नहीं करेंगे। अब कॉलोनीज को कह दिया आप आगे नहीं मूव करोगे, तो ऑब्वियस उनको प्रॉब्लम आएगी ना, जब धीरे धीरे जब सोचोगे। फिलोसफिकल फाउंडेशन, अब आइडियाज आ रहे हैं। अब ये होता है कि कुछ लोग लेक्चर देते हैं आके और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, आपके मन में कुछ भरते हैं, होता है ना। अब ये कुछ बोल रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, कंसेंट ऑफ द गवर्न, यू आर बीइंग गवर्नड बाय ब्रिटेन, तो कंसेंट तो आपकी होनी चाहिए। आपसे कोई पूछता है? तो फिर उनको लगता है हाँ यार, हम भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। उसके लिए ट्रेड कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। लड़ता कौन है, उसके लिए हम कर रहे हैं। हमसे कुछ पूछा जाता है नहीं, हम पे तो पॉलिसीज थोपी जाती हैं। अब ये बदल गया आइडियाज, विचारधारा जैसे इंडिया में बदली विचारधाराएं। नेशनलिज्म क्या था, अरे नेशनलिज्म क्या था, विचारधारा तो बदली। हाँ, उनको समझाया कि तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तुम्हें पढ़ाया नहीं जा रहा, तुम्हें स्लेवरी करनी सिखाई जा रही है, तुम्हें लगता है तुम पढ़ रहे हो, तुम उन्हीं के लिए काम करो, सिविल सर्विसेज। वो वही था उनका। यस, मोंटेस्क्यू वो कहता है अलग होना चाहिए भाई, एग्जीक्यूटिव है तुम्हारे पास, पावर अलग होनी चाहिए, वो लेजिस्लेचर है वो बैठिए करने दो उसको। तो सेपरेशन ऑफ पावर, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलो। ये क्या है, टैक्सेस लग रहे हैं, उन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिया। इनका कैंपेन चला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हमें भी तो, हमसे भी तो पूछो। स्टैम्प एक्ट है कि जो भी कुछ होगा यहाँ पे
हर पीस ऑफ प्रिंटेड पेपर पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इकोनॉमिक बर्डन। और हर जगह ये आपको मिलेगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हर रेवोल्यूशन रिवोल्ट में नजर आएगा। बिना पैसे के तो झगड़ा ही नहीं होता। जितने पैसा झगड़ों की जड़ है, यस, अगर समझ ना आए तो, अगर मैनेज करना ना आए तो। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, हम यही बात करते हैं, कचहरियां से मेले लग रहे, किस चीज के है वो? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? वेल्थ। पैसे का झगड़ा है। अब मत झगड़ो पैसे के लिए। बताओ कोई झगड़ा रहेगा फिर? केस इंडिया के 80% केस खत्म हो जाएंगे। और कितने करोड़ पेंडिंग केस है इंडिया में? रफली 3-4 करोड़ केस पेंडिंग है इंडिया में। हाँ, ज्यादा नहीं है, बस इतने से पेंडिंग है। जस्टिस डिलेड। हाँ, अब आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों है जस्टिस डिलेड। टाउनसेंड एक्ट था। अब ये क्या कह रहा है? जो भी आप इंपोर्ट करोगे उस पे टैक्स लगेगा। करो, मतलब वही है कि बाहर से कुछ लाओ, तुम लाने नहीं देंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, तुम्हें लाने नहीं देंगे, तो अब ये से प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। तो इनको क्या लग रहा है कि दे आर अब्यूजिंग देयर पावर्स। हम कॉलोनी है, हम भी तो ब्रिटेन के लोग हैं, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, तो हमें अपने राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो मदर कंट्री है, बट वो हम पे ये इम्पोज नहीं कर सकता। क्यों? सेंचुरीज हो गई। कब आया था रेनेसा? कब हुई थी एक्सप्लोरेशन? उस टाइम शुरू हुए थे ना निकलना ये, है ना? इंडिया में तो 1498 में आ गया, मतलब 1500। ये क्या चल रहा है? ये 1700 खत्म होने वाला है। कितने साल हो गए? सेंचुरीज बीत गई हैं। तो सेंचुरीज में तुम्हें अपना ही लगेगा वो। अब उनको मदरलैंड ब्रिटेन नहीं लगता, अब उनके लिए अमेरिका उनका मदरलैंड। दिस वाज द मेन रीजन। अब वहां पे पुश्ते उनकी जनरेशन बीत चुकी थी। अब उनको लगता कि ये हम पे थोपते हैं, वो मदर कंट्री होगा। अब जैसे इंडिया में हमने बात की थी, इंडिया में जो लोग बाहर से आए, उनकी आफ्टर जनरेशन क्या बन गए? वो इंडियनाइज हो गए। यही हुआ। अब वो इंडिया को प्रोटेक्ट करते थे। यहाँ पे भी यही है कि कोई कुछ करेगा वो इंडिया को प्रोटेक्ट करे, तो यहाँ पे ये अमेरिका को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। किस उस पे आ गए फिर? यहाँ से अब देखो किस तरफ जा रहे हैं, ये वॉयलेंट हो रहे हैं। कॉलोनियल बॉयकॉट। वो कितने का बॉयकॉट करो फिर, जैसे हमने किया, हमने भी किया, आज तक कर रहे हैं हम तो बॉयकॉट। हम करते ही हैं आज भी। जब भी कोई कैंपेन चलाना होता है कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, वो कैंपेनिंग चल रहा होता है, मोबाइल आपके पास चाइना का ही जिसे लिख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने किया, प्रैक्टिकली किया, राइट। किसका? ऑब्वियस, हमेशा इकोनॉमिक बायकॉट जो है वो सबसे बड़ा बायकॉट होता है। कुछ मत करो, इकोनॉमिक बायकॉट कर दो, दूसरा खत्म। किसी को भी बर्बाद करना, इकोनॉमिक बायकॉट कर दो, खत्म। ट्रेड ट्रेड डिस्टर्ब कर दो, खत्म कंट्री। लड़ने की जरूरत नहीं होती किसी से, गोली मारने की जरूरत नहीं है, डंडा उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा शुरू में, सुबह क्या कहा था, किसी को बर्बाद करना, उसे आराम क्या तो डाल दो बस। वो तो खुश होगा ना आपके आराम देने से, कि भाई तू बैठ ना, एसी में बैठ तू। वो कितना खुश हो, दुआएं देगा आपको कि भाई मेरा दोस्त कितना अच्छा है ना? ये नहीं पता ये कर क्या रहा है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है उसके। दूसरा, बॉस्टन मैसेकर। ये क्या आपस में लड़ाई हुई, सोल्जर्स थे, उन्होंने मार दिया। अब जब कॉलोनी के लोग मर गए, अब क्या होगा? अब वायलेंस होगी, लड़ाइयाँ होंगी। बेसिकली वही है, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स उनके अंदर आगे, बदला लेना है, चक लो रिवाल्वर, चल। यस, देखो ये सारी चीजें होती हैं सेंटिमेंट से। लड़ाइयाँ कैसे होती है? सेंटिमेंट से। और क्या होती है? बाहर जब लोग लड़ते हैं ना, बोलते हैं, वो अंदर से फीलिंग निकल रही होती है उनकी। जैसे कई बार आप किसी से कुछ हो जाए और वो बोलता है ना, फिर अंदर से भर भर के जो अंदर भरा होता है सब बाहर निकाल देता है वो। फिर कहता है, अच्छा इतना कुछ भरा हुआ था तेरे अंदर, जहर निकाल दिया सारा। वो क्या होता है? वो अंदर की फीलिंग्स हैं। जब तक वो नहीं है, या आप मैनेज करना सीख गए, हम कहते हैं ना ईक्यू, पेपर फॉर ईक्यू एथिक्स, तो वही है, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। आपको आ गया, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। वही नहीं हमें आता, कहाँ पे बोलना है, गुस्सा किसको दिखाना, किसको नहीं। सिंपथी नहीं, इम्पथी, एम्पैथी, एम्पैथेटिक कैसे बनना है, और किसको दिखाना है, नहीं दिखाना है।
सिंपैथी की जरूरत नहीं है, सभी को सिंपैथेटिक होना पड़ेगा। हम तो बस सिंपैथी दिखा सकते हैं। हाँ, हाँ, कोई आ गया उसको 2 रुपए दे दी किले, ऐसे होता है, राइट। अब ये क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं है, ये सारे वॉयलेंट एक्ट हैं। बॉस्टन टी पार्टी मतलब, अरे शिप था उसमें से सारा चाय उन्होंने निकाल निकाल के फेंक दी, कहते लाओ हम तुम्हें बेचने देंगे चाय, क्योंकि ब्रिटेन चाय बेचते थे, इंडिया में भी चाय बेची उन्होंने, यहाँ पे भी। वो कहते नुकसान करने पे आ गए ना वो, तो सारा उन्होंने निकाल के फेंक दिया, सारी चेस्ट नीचे हार्बर में फेंक दी पानी में। यस। अब उन्होंने फिर क्या हुआ, ऑब्वियस है, फिर वैसे लॉ बनाएंगे ताकि इनको दबाया जा सके। ये कहाँ जा रहा है, ये लड़ाई की तरफ जा रहा है, वॉर होंगी जब इतना कुछ होगा, जब पूरा आ जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने कहा या तो तुम पेमेंट करो उसकी जो गिराया गुराया सारा। हाँ, जब लड़ाई हो जाए पैसे देता है कोई? वो तो तब होता है जब कॉम्प्रोमाइज हो कि चलो हम कर देंगे। ये किस में है, अरे यहाँ तो मसैकर हो रहा है, यहाँ तो मर्डर करने को तैयार है, तुम पैसों की बात कर रहे हो। जिसको कहते हैं ना, ये अंदर से भरे पड़े थे पूरे। कभी भी याद रखना, जो पहले मैंने बात की, लड़ाई के लिए एक रीजन नहीं होगा। अगर आप किसी से लड़ रहे हो, ये ना इसने मुझे ऐसे कहा इसलिए लड़ रहे हो, नहीं, पहले पता नहीं क्या क्या कहा होगा उसने, जो आपने भर के रख रखा होगा अंदर। जब बहुत हो जाता है ना, फिर आप सारा एक साथ ब्रेन सारे फोल्डर खोल देता है, उस दिन इसने ये कहा था, उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ये हुआ था, फिर आप सारे खोल के फिर वो आप कर। एक दिन से कुछ नहीं होता कि इसने मुझे मारा, वैसे भी तो कोई मार देता है, नहीं होता। हाँ, ठीक है। अब इवेंट्स क्या हैं, पहले तो ये कॉन्टिनेंट कांग्रेस, अब ये इकट्ठा हुए लोग डिसाइड करने के लिए कि करना क्या है, बॉयकॉट करेंगे। डिक्लेरेशन दिया इन्होंने राइट्स एंड ग्रीवियंसेस का, कि हम कुछ डिमांड रखेंगे, फुलफिल ना हुई तो दोबारा इकट्ठे होंगे। और तभी तो उन्होंने डिमांड किया, क्या अनाउंस किया था बेसिकली, कि वी अनाउंस आर इंडिपेंडेंस। अनाउंस पहले कर दी उन्होंने, मिली नहीं थी, कहते आज के बाद हम इंडिपेंडेंट, हम नहीं मानते उसको। फिर लड़ाइयाँ हुई। तो पहला तो क्या है, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774, जब नहीं हुई, बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉन्कॉर्ड। बैटल में क्या होता है, बस मिलाई होती है, एक दूसरे को सेवा कर देते हैं। सो दीज आर द बेसिकली आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। आर्म्ड मतलब वॉर है, प्रॉपर बैटल्स हैं, ब्रिटिश ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं ताकि जो इनके आर्म्स है वो कन्फिस्केट किया जा सके, और ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। होना कुछ नहीं था, ये जीत गए तो इनको और मोरल बूस्ट हो गया कि वी कैन डू समथिंग, हम तो इनको हरा सकते हैं। अब तो जैसे उतना ही कहा था एग्जाम पास हो जाता है, फिर क्या होता है, अब तो आईएएस का ही देंगे, होता है ना। हाँ, ना हो फिर मोरल डाउन हो जाता है हमारा। तो ऐसे ही होता है बस, धीरे धीरे धीरे। डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर 1776 दे अनाउंस्ड, क्या हम आजाद हैं। आजाद हुए नहीं। अब ये देखो ना, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। इन्होंने, अगर ये किसी वजह से वॉर लड़ते और हार जाते, फिर हिस्ट्री थोड़ी होती, फिर वो कहते अब बड़ा अनाउंस किया था इन्होंने, डिक्लेयर किया था, ठीक है। हाँ, कि इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, हुई तो है नहीं इनसे। जैसे आप डिक्लेयर कर लो कि मैं तो आईएएस बन गया भाई, रिश्तेदारों को बता दो कि मैं जा रहा हूँ, 1 साल बाद आऊंगा, आईएएस बन के ही आऊंगा अब तो, है ना। अब अब आपकी कंडीशन क्या होगी, अब आपको होगा, इंसल्ट होगी, अगर ना हुआ तो, है ना। अब आप सब कुछ छोड़ दोगे। हाँ, फिर आपको, मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, गौरी ने ऐसे ही किया था, पहली लड़ाई वो हार गया था, है ना। फिर वो साल भर घर नहीं गया, और फिर प्री मेंस इंटरव्यू एक साथ क्लियर करके 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन जीत के उसने यहाँ पे दिल्ली कैप्चर की थी, ऐसे ही हुआ। तो ऐसा तो इन्होंने अनाउंस कर दिया बेसिकली। इसका मतलब क्या है, कि दे अनाउंस्ड वी आर ब्रेकिंग आवरसेल्फ फ्रॉम द मदर कंट्री, दैट वाज अ फॉर्मल अनाउंसमेंट। तो क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं ना कि 1776 में कि आज़ादी तो उनको मिली नहीं, तो फिर बाद में पता लगा उन्होंने अनाउंस कर दिया था पहले कि हम तो भाई अलग हो गए। फ्रांस की सपोर्ट ली इन्होंने। इस सपोर्ट में जब फ्रेंच की बात करते कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीजन क्या था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होना। उसका रीजन क्या था, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की हेल्प की थी, पैसे।
बट एनी हाउ इनको सपोर्ट मिली, सो अलायंस किया इन्होंने। और यहाँ पे ऑब्वियस है उनसे सपोर्ट लेने के बाद क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग विक्ट्रीज इन द बैटल्स, जो भी है चाहे वो ट्रीटी जिससे भी साथ की। इम्पैक्ट क्या हुआ कि इन्वॉल्वमेंट है किस चीज के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए, उनकी नेवी थी जो इनको हेल्प कर रही है, क्योंकि उधर ब्रिटेन की नेवी पावरफुल है, इनकी तो उतनी नहीं हो सकती ना, तो छोटा सा भी कॉलोनीज हैं, 13 कॉलोनीज है, और वो एक ब्रिटेन कंट्री है। टेरिटरी में शायद ये बड़ा होगा, पर वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है जो कि पुरानी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, पीसफुल। तो पावरफुल कौन होगा, वो गवर्नमेंट होगी। तो अकेले तो शायद ही हार जाते, फ्रांस इनकी हेल्प कर रहा था। तो इसका मतलब फ्रांस और फिर ब्रिटेन भी तो बाद में हाय हाय करेंगे आपस में, पड़ोसी पड़ोसी। पर ये देखो ना, उन्होंने सारे डिफरेंस आज भुला दिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब लोकल है वहां पे, कॉमन करेंसी है, वीजा वूजा उनको आपस में चाहिए नहीं। हम आज भी लगते हैं चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश, चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश। आज भी क्या होता है, इसको हरा देंगे, उसको मार देंगे, उसको मार देंगे, कश्मीर दे देंगे, ये हमारे मेंटेलिटी वही रख रखी है। आगे कैसे बढ़ोगे अगर मन में यही भरा रहेगा तो। राइट, बैटल ऑफ यॉर्कटाउन, दिस वाज द फाइनल बैटल, जो इसको कहा जाता है, यस। किसको, कॉर्नवालिस से सरेंडर करना पड़ा। हमारे यहाँ के तो उसने बड़ा कुछ किया, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा होता है। राइट, वॉशिंगटन नाम आपने सुना होगा, आपने सब सुना हो, सब पता है, ये तो मैं बस ऐसे असिस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, और क्या। राइट, हाँ बस ऐसा कुछ नहीं है। जब ये हार गए तो उधर से जो ब्रिटिश ओपिनियन थी वो भी कि यार पीस मेंटेन करो, लड़ाई से क्या होगा, अपने बंदे भी तो मर रहे हैं ना। बस यहाँ के बाद डिक्लेयर कर दिया कि चलो दैट्स इट। ये एरिया था बेसिकली अमेरिका, बस ये था जो कॉलोनी से जिन्होंने लड़ाई करी थी, ये लोग। ये तो बाद में हुआ सब, सारे थोड़ी लड़ते हैं, कॉलोनी सबकी अलग अलग हैं, ब्रिटेन की अलग होगी, स्पेन की अलग होगी, और ठीक है फ्रेंच की अलग होंगी। और ये सिर्फ ये जो कॉर्नर है इतना सा, ये लोग, ये दो लड़ाई यॉर्क टाउन और लेक्सिंगटन, ये दो एरिया जहाँ पे लड़ाई हुई मेन, बाकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो बहुत सारी हुई है यहाँ पे। सारी प्री तो हमने गिना नहीं है जिसमें ये आएगा, प्री होता तो फिर सारी बैटल में गिना देता आपको, एक बैटल यहाँ पे, एक बैटल यहाँ पे, नॉट रिक्वायर्ड। बस ये 13 कॉलोनीज जिन्होंने अमेरिका को अमेरिका बनवाया। और अब कहाँ पे है, अब ये वाला एरिया है, ये वाला और ये वाला, ये परचेज किया गया, ये सारा इतना अमेरिका। इधर तो वो आया था, मैक्सिको आया था, इधर कनाडा, यहाँ से बॉर्डर है अमेरिका का। ऐसे कुछ कितने हैं? मुझे लगता है 50 के करीब, 50 है ना मुझे लगता है। तो 13 से बाद में सबको जोड़ लिया होगा, तो इसका मतलब ये भी इवॉल्व हुआ है। और ऐसा क्यों है, उसको ऐसे देख सकते हैं, 1783 रफली कितने साल हो गए, 1783 कितने साल हो गए, सॉरी 1783 से कितने साल हो गए अभी तक, 200 से कुछ ज्यादा ही हो गए, 40 लगा लो रफली से, है ना। सो इसको कहते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी, जो है लार्जेस्ट है, बट नई डेमोक्रेसी है। कितने साल हुए, अभी तो 80 भी नहीं हुए मैं ढंग से। तो 80 साल पुरानी डेमोक्रेसी और 3 गुना ज्यादा साल पुरानी डेमोक्रेसी, 250 साल पुरानी डेमोक्रेसी, इसलिए वो मेच्योर नजर आती है हमें। तो जो हम सोसाइटी में प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, ऐसा हो रहा है, वो सब गुजरे हैं उनसे, तो हम भी गुजरेंगे। यहाँ पे लड़ाई होती है, आपस में लड़ते हैं, जम के लड़ाइयाँ हुई हैं किस चीज को लेकर, छोटी छोटी, जैसे स्लेवरी को लेके था। नॉर्थ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नॉर्थ कहता है फिलोसफीज आ गई, वो कहते हैं स्लेवरी गलत चीज है। साउथ में एग्रीकल्चर, तो स्लेव तो चाहिए भाई हमें। नॉर्थ और साउथ की इंटरनल लड़ाई अलग हुई है, अमेरिकन सिविल वॉर। तो ये नहीं कि अमेरिका वाले नहीं लड़े, उन्होंने भी एक दूसरे के बाल पकड़ के अच्छे नोचे हैं। हाँ, तो जो हम कहते हैं ना कि हम अमेरिका इंडिया ऐसा वैसा, कुछ नहीं है, ये फेज है, नई नई अभी आजादी मिली है, 80 साल नए नए होता, कुछ नहीं हुआ है ना। तो 250 साल में हम भी कुछ सीख जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दैट इज द मेन रीजन। ट्रीटी ऑफ पेरिस, जहाँ पे इसको फॉर्मली एंड कर दिया गया 3 सितंबर 1783। पर जो उनकी मूवी है वो, उसमें जुलाई लिखा होता है इंडिपेंडेंस डे, क्यों जुलाई, वो इसलिए जब उन्होंने अनाउंस कर दिया था, वो डेट वही रखते हैं आज भी, हमने बदल दी। हमने अनाउंस किया था 26 जनवरी 1930,
हमने डेट बदली, हमने 15 अगस्त को रखी हुई है, हम बर्थडे के हिसाब से मनाते हैं ना, है ना। यस। चलिए अब यही है कि इन्होंने ट्रीटी में क्या होगा, बाउंड्रीज एस्टेब्लिश कर दी कि ये नया नेशन बना है। ऑब्वियस नेशन ही होगा, नेशन का मतलब आपको पता है कि वो सारे यूनाइटेड होकर लड़ रहे थे, एक नेशन बन गया और बस खत्म हो गया कि डेट को कैसे करना है, जो भी चीजें हैं वो क्या होगा। अब सोवरन कंट्री बन गया यूएस से। सोवरन का मतलब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं सब कुछ। विच इज नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, वो सोवरन है, मुझे ऐसे लगता है, बाकी पता नहीं, है ना। हाँ आप बता देना मुझे। राइट नाउ यू नो द रीजंस। क्या हुआ, तो इम्पैक्ट क्या पड़े होंगे पॉलिटिकल। पहले तो नई सरकार बनी और डेमोक्रेटिक आइडियाज जो हैं अब वो नए आए हैं। कौन से, जिसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। अमेरिका में ज्यादा अच्छा, हमारे यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम, है पर उतना नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर क्या चेक है, प्रेसिडेंट इज ऑन ए लॉ, वहां पे वो कमीशन बिठा के उसको भी करा देंगे, करो जैसे अभी क्या चल रहा है ट्रम्प का, ट्रायल करो ये करो। मतलब भाई प्रेसिडेंट था तुम्हारा, कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ तो महामहिम है, अबव लॉ है, अबव लॉ है। आर्टिकल 14 में ये गवर्नर और ये, हाँ ये लॉ के आगे कुछ नहीं है, तो जो कुछ भी करे ऑफिशियल कैपेसिटी में सब माफ है इनके लिए। तो चेक्स एंड बैलेंस, यहाँ पे कमीशंस बनते हैं जो कंट्रोल करते हैं चीजों को। हमारे यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट ने जो कर दिया कर दिया, जो ऐसे होगा तो ऐसे। जुडिशरी जो कर रही है, कंट्रोल है उस पे। जुडिशरी का जो मूड है, जुडिशरी मूड पे चलती है, लॉ पे चलती है। लॉ से ऊपर है जुडिशरी में थोड़ी सी चीजें, क्या, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ इनहेरेंट पावर्स है जो लॉ भी नहीं कहता ना, वो कर सकते हैं। हाई कोर्ट 226 227, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ये जो लॉ में भी नहीं है ना, उनको ऐसे लगता कि वो कहते लॉ ऐसा कहता है, वो क्या करेंगे कि लॉ इज रॉन्ग आई स्ट्रक डाउन। हाँ, अब ये क्या है, ये उनकी इंटरप्रिटेशन। अगर उनको लगता है कि लॉ तुम्हारा गलत है तो वो उसको सेट असाइड करने की, मैं क्वेश करता हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन को एंड आई डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू रिमूव दिस और मॉडिफाई दिस, वो इतना कर सकती है। तो इसका मतलब दे आर नॉट बाउंड बाय द लॉ। वो क्या देखते हैं, नेचुरल जस्टिस। अब उस पर किसी का कंट्रोल है। तो इंडिया में चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़ा सा वीक है काम। वो कहने को हम जरूर कहते हैं, पार्लियामेंट कमेटीज बनाती है, जॉइंट अकाउंट कमेटी होती है, वो चेक करती है, ऐसे ही होता है ना। एस्टिमेट कमेटी होती है, वो ये करती है वो करती है, पर फिर बाद में क्रिटिसाइज करते हैं उसको। वो कब करती है, वो एक्सपेंडिचर होने के बाद देखती है, पहले थोड़ी करती है वो। हाँ जो खर्चा हो चुका होता है फिर देखती है गलत किया गया, ऐसे हो सकता था, वो था पे होता है। हाँ, इट कुड हैव बीन डन लाइक दिस, यू कुड डू दिस, है वाला कुछ नहीं है कि ऐसे होना चाहिए, नहीं है। कह गए कि वो कंट्रोल करता है, वो कब करता है, जब पैसा खाया जा चुका, जब स्कैम हो चुका, जब खर्चा हो चुका, फिर वो बताता है एक स्कैम यहाँ पे हुआ, एक स्कैम यहाँ पे। वो स्कैम किसको कहते हैं पता है, वो स्कैम का मतलब ये नहीं पैसा खा लेना ही। स्कैम का मतलब ये होता है मार्केट रेट इतना था, ये प्रोसेस होना चाहिए था, इन्होंने प्रोसेस नहीं किया, टेंडर फ्लोट नहीं किया, ऐसे किसी को दे दिया। इसका मतलब फेवरेटिज्म किया इन्होंने और उससे कुछ लिया होगा। अजम्पशन पे किया था कि मार्केट में इतने का था, इन्होंने इतने का दिया, वो मल्टीप्लाई कर लो कितना दिया, इतना। इसका मतलब दिस इज स्कैम, इसको स्कैम कहा जाता है। एक्चुअल में क्या हो, यू नेवर नो। तो अभी बहुत कुछ सीखना है हमें। न्यूज़पेपर में जो लिखा है याद रखना, हमेशा सही नहीं होगा। न्यूज़पेपर कुछ भी लिखता है क्योंकि इट्स पेड न्यूज़पेपर। पहले अखबार छप के बिकता था, अब बिक के छपता है, राइट। तो इसलिए आपको समझदार होना पड़ेगा अखबार पढ़ते हुए कि न्यूज़पेपर क्या कह रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जो लिखा है वो सही भी है या बस वहाँ लिखा है हमने पढ़ लिया और हमने भी यही बना लिया कि अखबार में पढ़ा था, द हिंदू में पढ़ा था। मैं नहीं मानता। हाँ ना ना ना, कुछ नहीं है। लॉ यही सिखाता है, अगर ढंग से चीजें हैं, कि जब तक आपने नहीं खुद देखा मत मानो कि लोग ऐसा कह रहे थे। अरे किसने कहा तुम्हें, लोगों ने कहा कि लोग तेरे बारे में ऐसा कह रहे थे। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तेरे बारे में उसने ऐसे कहा,
और हम मान जाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं। अब ये क्या हमारी क्रिटिकल अप्रोच नहीं है, ये नहीं है तो आंसर नहीं अच्छा लिखा जाएगा, इतना बता दूं मैं। अब आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी कि जो जैसा है सच में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये है क्रिटिकल अप्रोच। इंडिया आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947 हुआ। हमने कराया, उन्होंने कराया, या खुद गए वो? सच में हुआ नहीं हुआ, वो क्रिटिकल अप्रोच है। किसी ने बताया 15 अगस्त को हुआ, क्या सबूत है? पूछो ना फिर। क्या पता 13 को ही हो गया हो, 15 को हुआ था, 14 को हुआ था, पता है आपको? 14 को हुआ था। अरेंजमेंट करते करते रात को, डायस रात को लगा ना, 12 बज गए। तो 12 बजे के बाद क्या होता है? 15 हो गया, हमने कह दिया कि 15 को हुआ। वो तो 14 को जा रहे थे, बाय बाय। और क्या। चलो, तो आइडियाज, तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? गवर्नमेंट बदलेगी और डेमोक्रेटिक आइडियल्स आ रहे हैं, राइट। ग्लोबल इन्फ्लुएंस पड़ेगा, कहाँ पे पड़ेगा? अब ये चीजें हैं जो बाहर भी जाएंगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे इन आइडियाज का इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, मैंने आपको पहले बताया, आइडिया एक जगह नहीं टिकता, आइडिया घूमता है, अब तो ज्यादा घूमता है। आप व्हाट्सएप में कुछ डालो, घूम के हो सकता है आपके पास ही वो आइडिया दोबारा आ जाए, जैसे दिवाली की मिठाइयाँ। ठीक है। ये क्या बना था? रिपब्लिक बना था ना अब ये। तो ये आइडिया आ जाएगा कि रिपब्लिकन, पहले क्या था? पहले मोनार्कीज है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही तो है कि मोनार्की को नहीं, रिपब्लिक हम खुद चुनेंगे, हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए। अब ये आइडिया है। अब जो लोगों के अंदर ये आइडिया भर दोगे मासेस के अंदर, वो भी वो मास जो गरीब है, जो दुखी है सरकार से, सरकार कौन सी? जो डिक्टेटर बैठा है या मोनार्क बैठा, तो वो क्या करेगी? यार अमेरिका वालों ने देखो ऐसा किया ना, डेमोक्रेसी है ना वहां तो, कौन सा राजा? कोई भी नहीं। राजा तो इंग्लैंड का था, वो मानते नहीं, उन्होंने तो अपना अलग ही कर लिया। वो क्या थी? डेमोक्रेसी। अब ये आइडिया दूसरी जगह जाएगा तो उनको क्या लगेगा? है ना। जब कोई पड़ोसी का कुछ देखता है तो आपके घर वाले देखते हैं उसके लड़के ने क्या किया, इतने नंबर आए। तो आइडिया है, वो तो घूमता है। जब किसी का इंटरव्यू पढ़ते हैं आईएएस का, है ना, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यस, घर वालों को लगे तो आपको पढ़ेंगे पढ़। नहीं, आइडिया है वो। अब उसने कुछ समझाया तो आपको समझ आएगा, क्योंकि बोल कौन रहा है। अब ये आइडियाज किसके हैं? जिन्होंने आजादी ली है किसी से, किससे? एक पावरफुल कंट्री से। अब आइडियाज ये दूसरी जगह जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, तो दूसरों को दिमाग में तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। हाँ, इंडिया पहुंचे नहीं पहुंचे, अभी तो कहाँ बेचारे इंडिया में, तो अभी तो टीपू सुल्तान लड़ेगा। टाइम देखो ना कौन सा चल रहा है, 1780s। टीपू सुल्तान, हैदर अली, यस। नहीं था, यस, उसके फ्रेंच के साथ कांटेक्ट थे, हाँ ना, यस, हाँ। सोशल इम्पैक्ट, अरिस्टोक्रेसी। देखो, ये क्या होगा? ये वो लोग हैं जो बिजनेस चलते हैं यहाँ, तो कैपिटलिज्म फैलेगा, अरिस्टोक्रेसी थोड़ी फैलेगी। नोबिलिटी, नोबिलिटी इनको क्या लेना देना? ये कौन है? महाराज के मंत्री जो, क्या लेना देना मंत्री, ये कुछ नहीं, अबॉलिश होगा सब। वुमेन का रोल आएगा अब यहाँ पे। क्यों आएगा? क्योंकि वुमेन वो थी जिसने वॉर में सपोर्ट किया था। वॉर में करेगी तो हर जगह जाएगी फिर। वुमेन राइट्स की बात ऐसे शुरू हुई, है ना। इसलिए वो नजर वही आता ना कि अमेरिकन वुमेन तो एम्पावर्ड है, लड़ाई लड़ी है उसने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। हाँ, क्यों लड़ी है? थोड़ी सी आबादी है, तो सबको काम करना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फैमिली पूरी को काम करने आना पड़ा। पहले हम ऐसा नहीं पढ़ते थे, ये ना सोसाइटी की मेल काम करेगा, फीमेल क्यों आई? मजबूरी थी। इंडिया में था, इंडिया के तो मासेस, वो गरीब मासेस थी, खेत में काम करते हैं, तो पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, बदला कुछ? हम तो नहीं बदले। तो वुमेन का रोल चेंज हुआ यहाँ पे। आइडियाज के कॉन्ट्राडिक्शन, लिबर्टी, इक्वलिटी, अब ये किसमें है? जो पुराने आइडिया, पुराने का स्लेवरी चलती थी यहाँ तो। वर्ल्ड में एक चीज होती थी, स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड क्यों करते थे वो? देखो, ट्रेडर को क्या चाहिए? कुछ भी जहां से प्रॉफिट आ सके। ये वो कंट्रीज हैं जहां पे लेबर नहीं थी। सारे जितनी भी कंट्रीज हमने बात की, यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा मिलती वहां से उठा के ले जाते थे। इंडिया से बहुत लोगों को पकड़ पकड़ के ले गए वो। एक टर्म सुनिया होगा आपने, गिरमिटिया, सुना है किसी ने गिरमिटिया?
गिरमिटियास पीआईओस को कहते हैं। जो बाहर लोग रहते हैं ना, पहले कहते थे, अब तो नहीं कहते गिरमिटिया। टर्म भी बताऊंगा ना कहाँ से आई। बाहर जो पीआईओस हैं, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा हैं, है ना, हर जगह मिल जाएंगे पर साउथ में बहुत ज्यादा हैं। क्यों है? जो प्लांटेशन लेबर चाहिए थी ब्रिटिशर्स को, कहाँ से मिलेगी? इंडिया से ले गए वो पकड़ पकड़ के। ठीक है, पैसा देंगे, काम देंगे, क्या करो, एग्रीमेंट साइन करो। अब इंडिया का बेचारा गरीब मजदूर, उसको समझ तो कहना थोड़ी आता, प्रोनाउंसिएशन कैसे करो एग्रीमेंट की? क्या साइन किया? गिरमिट साइन किए हैं। गिरमिट एग्रीमेंट। ये कौन है? ये भी तो वही है, गिरमिटिया। वो सारे क्या हो गए जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया? एग्रीमेंट वाले, गिरमिट वाले, गिरमिटिया, सारे गिरमिटिया हैं। यस, वो लेबर बाहर गई, अंग्रेज वापस नहीं लाए, और कोई वापस आए नहीं, वो वहीं बस गए सेंचुरी से। अब वहां पे कोई प्रेसिडेंट बना हुआ है। यस, चाहे वो मॉरिशस में जाके देख लो, है ना, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया जाके देख लो, अमेरिकन, अफ्रीकन, बहुत हर जगह आपको इंडियन मिल जाएंगे। पीआईओ कहाँ पे हैं? हर जगह पे हैं। वो उनके ना ग्रेट ग्रैंड फादर को अंग्रेज ले गए थे, वो वापस नहीं, वहीं पे रह गए। सूरीनाम में कहते हैं मेजोरिटी पॉपुलेशन जिसको हिंदी और भोजपुरी आती है। कहा हो बाबू, उनको पता है व्हाट डज इट मीन, राइट। तो वो कैसे, वो टाइम है। तो ऐसे ही दूसरा चलता था कि अफ्रीका से और एशिया से लोगों को ले जाया गया फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तो जहां जहां पे अमेरिका में यही था, कॉलोनीज है, वो लोग खरीदते थे। जैसे इंडिया में हमने पहले सुना, हिस्ट्री में सुना, कॉन्सेप्ट तब भी था, तब कुछ और था, अब कमर्शियल लेवल पे चला गया। हाँ, कि मार्केट होती, स्लेव मार्केट हुआ करती थी। हमने शायद दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, कैटल एंड, ना कैटल एंड स्लेव मार्केट, अलाउद्दीन खिलजी। अब तो ऐसे कर दो, यस, हमने पढ़ा था। भूल भूल थोड़ी गए, अब सब याद है, कोई बात नहीं, राइट। तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, यस पड़ेगा। अब ये इंडिपेंडेंट है किससे? ब्रिटेन से। अब इनको अपनी पॉलिसी खुद बनानी है, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी खुद डिसाइड करना है। सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इनको मिली। ट्रेड रिलेशन अब इनके बदल के, पहले क्या था? पहले डिसाइड करता था ब्रिटेन, ट्रेड कहाँ से किधर होगा। अब ये है, अब पूरा वर्ल्ड इनके लिए ओपन है। फ्रांस से करें, पोर्चुगल से करें, या स्पेन से करें, या एशिया से, कहाँ से भी करें, अब ये कर सकते थे। तो ऑब्वियस है, इकोनॉमी ही है जो इनको पावरफुल बनाएगी। बने तो नहीं है, 200 साल इनको करीब लगे, 100 150 साल। वर्ल्ड वॉर तक तो इतने पावरफुल नहीं थे, वर्ल्ड वॉर में हुआ। वर्ल्ड वॉर में होती थी पावरफुल, अमेरिका आज भी ना होता, फिर यूरोप ही पावरफुल रहता। आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट, अब आइडियाज हैं जो लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, यहाँ से आइडिया निकले, अब ये दूसरी जगह भी इम्पैक्ट करेंगे, ये इन्फ्लुएंस पड़ रही है। तो हर तरफ से तो इसके इम्पैक्ट होंगे, बस। यस। और फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब इसकी मोटी मोटी सी पहले बात करते हैं, फिर इस पे चलेंगे। कितनी दूर है फ्रांस ब्रिटेन से? सॉरी, हम ब्रिटेन की बात करना है। सॉरी, टनल है दोनों के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। अरे टनल है, 1000 किलोमीटर की टनल नहीं होती, है ना, तो भी नहीं है। इंग्लिश चैनल है, लोग तैर के पार कर लेते हैं, उसको भी इतना बता दो, राइट। हाँ, अब इतना ऐसे याद रख लो बस। बट फ्रांस वो है जिसने किसको सपोर्ट किया? अमेरिका को। अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हो, मीन्स आप किसी बंदे के साथ रोज मिलते जुलते हो, उसकी बातें ना सीखो, आप नहीं हो सकता। यहाँ की सोसाइटी में क्या इशू था? सोसाइटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। इस चीज का जो हमने पहले बात की थी, एलीट क्लास और मासेस। मेजोरिटी तो मासेस है, सारा बर्डन टैक्स का मासेस के ऊपर है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सदियों से चल रहा होगा ये। वो क्या रहे, वहां पे मीटिंग हुआ करती थी, कभी भी कुछ होता तो सभी की मीटिंग बुलाई जनरल बॉडी की, तो वो सदियों से वो भी नहीं हुई थी, क्योंकि राजा जो था, लुईस सुना होगा आपने,
वो कहते राजा क्या करते हैं, ऐश। जब वो राजा ऐश में पड़ जाए ना, मतलब जब आप आराम में पड़ जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, उसके साथ वही, राइट, यस। अब वो उसका फोकस किस पे है, उसका फोकस लग्जरीज पे है। लग्जरीज पे होगा मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा होगा। अगर वो चीजें जहाँ पे इनकम आपकी उतनी नहीं है और राजा लेविश तरीके से रह रहा है, तो किस पे आएगा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे स्टेट के पास। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे, अब राजा को लगने लगा कि मैनेज कैसे किया जाए, मीटिंग बुलाई जाए, डिस्कस किया जाए। बुलाई गई मीटिंग, वो कहते टैक्स बढ़ाती है। क्योंकि सोर्स क्या होता है राजा का, इंडिया में हमने क्या पढ़ा पूरी हिस्ट्री में, एग्रीकल्चर टैक्स या कोई भी टैक्स है। अभी भी सरकार को पैसा इकट्ठा करना क्या करती है सरकार, टैक्स बढ़ा दो, यही होता है। इन्फ्लेशन तो सरकार नहीं करती है कि प्याज का रेट बढ़ा दो, दारू का रेट बढ़ा दो, है ना, पिज्जा का रेट बढ़ा दो। टैक्स बढ़ाती है, टैक्स बढ़ाती है तो कुछ भी बढ़ जाए, राइट। अब यहाँ पे जब टैक्स बढ़ेगा, दूसरा डिस्कशंस में क्या होता है, यहाँ पे ये था कि जो ग्रुप तीन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड जो ग्रुप है मासेस है, अरिस्टोक्रेसी है, नोबिलिटी है, राइट। तो इनकी वोट्स हैं, इसकी एक वोट है, ऑब्वियसली ये दोनों इकट्ठे हैं तो वोट किसकी ज्यादा होगी, इनकी, तो टैक्स लगेगा। अब ये वो लोग हैं जो दुखी हैं, किससे, इस किंग से और इस सिस्टम से। ये लोग कहते हैं अब घर नहीं जाना, क्योंकि अब इनके अंदर वो आइडियाज आ चुके थे जो अमेरिका से आए थे आइडियाज, कि रिपब्लिकन हो सकता है। वहां भी तो हुआ है, टेनिस कोर्ट में गए एंड दे डिसाइडेड अब हम चलाएंगे। हाँ बस वो थे, कहते सो चाक लो फिर कि अब हम खुद चलाएंगे। अल्टीमेटली उन्होंने स्टार्ट किया, ऑपरेशन स्टार्ट हो किसका, उन्होंने जो कहते ना वायलेंट हो गए वो, किंग वॉज एग्जीक्यूटेड। हाँ वो कहते रहा नहीं, ये क्या होता है, राजा क्या होता है, उड़ाओ इनको। और वो इतना हो गया, अब वो पूरा ग्रुप बन गया एक। अब ये था कि जो उनको कोई अपोज करेगा वो उसको भी, ऐसे चला है। ये है बेसिकली रेवोल्यूशन, राइट। जेकोबियन क्लब था, जेकोबियंस थे। अब वो ये सारे क्या करते, जिसको कहते हैं ना फियर, एक फियर फैलाया हुआ था सब में कि अगर किसी ने अपोज किया अब ये सिस्टम रहेगा। बाद में एक बंदा राइज हुआ, नेपोलियन। हाँ फिर वो बना, क्या खत्म किया था, मोनार्की। क्या लाए थे वो, रिपब्लिकन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, पर वो नहीं चला। फिर नेपोलियन आया, नेपोलियन कहता मैं ठीक करूंगा, वो क्या बना, किंग बना वो दोबारा से, राइट। उसने कोशिश की करने की, उसने फिर कई सिस्टम चलाए, उसने वॉर की और एक्सपेंड किया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम चलाया, ठीक है, ट्रेड किया। और वॉर में क्या हुआ, उसने यूरोप पूरा कैप्चर करना स्टार्ट हुआ, स्पेन स्पून सब कैप्चर किए। बट स्पेन में सिविल वॉर थी और वहां पे उसका इकोनॉमिक ड्रेन बहुत ज्यादा हुआ, राइट। तो वो जो लोग थे उसके अपोनेंट, ही वॉज ओवरथ्रोन, उसको निकाल दिया गया, वो दोबारा आया, उसने रिकैप्चर किया, फिर राजा बना। फिर बैटल्स में एक बैटल आपको सुना याद होगा, वाटरलू की, दैट वाज द फाइनल बैटल, उसमें हार गया। फिर उसको वो कहते इसको आइलैंड पे दूर छोड़ के आएंगे ताकि वापस ना जाए, क्योंकि दोबारा से हमें स्टैब्लिश क्या करना है, डेमोक्रेसी लानी। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है कि नेपोलियन के बाद दोबारा से वहां पे डेमोक्रेटिक आइडियाज जो अमेरिका के थे यहाँ पे आए। और हुआ क्या, अल्टीमेटली वॉर ही चली और कुछ नहीं सारे इसमें। तो ये क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके आइडियाज अब आगे जाएंगे यूरोप में। आगे क्या है, जर्मनी बनेगा, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया किंगडम्स हैं वहां पे। नीचे पैपल स्टेट है, ठीक है, सिसली है, तो वो इटली वाला एरिया जिसको आप कहते हैं। तो वहां पे छोटे छोटे किंगडम्स अलग है, वहां पे आइडियाज जाएंगे। जब वहां पे आइडियाज जाएंगे, यूनिफिकेशन होगा यूरोप का। तो दो स्टेट इमर्ज होंगी, जर्मनी और इटली। कितना आसान है ना सारा, इट्स वेरी इजी। मुश्किल है इसमें कुछ, कुछ भी नहीं, आपको पता ही है सारा, बाकी मैं बता दूंगा। चलिए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, बेसिकली चेंज है, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या है, उसका रीजन कुछ और है, वहां इकोनॉमिक रीजन नहीं है, वहां क्या था कि जो डोमिनेशन है मदर कंट्री का उसके अगेंस्ट था।
इनके तो दुखी हैं बेचारे इस वजह से, पैसे की वजह से। हाँ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है इनकी तो, कि सरकार ने दुखी कर रखा है। अगर टैक्स ना लगाती, गरीब आदमी उसको पैसा मिलता रहे, तो रेवोल्यूशन कब होता है? जब रोटी छीन जाए। जब तक पेट में खाने को कुछ मिल रहा है, कोई नहीं लड़ता झगड़ता, वो कहता काहे को रिस्क लेना। यस, ठीक है, ये सिस्टम है। सोशल इनइक्वालिटी, कॉमनर कौन है? थर्ड एस्टेट। तीन पार्ट में डिवाइडेड है सोसाइटी। फर्स्ट एस्टेट जिसमें क्लर्जी है, दूसरे में नोबिलिटी है, और थर्ड एस्टेट जो कॉमनर्स हैं। सारा बर्डन जो है टैक्स का, वो जो थर्ड एस्टेट है बुजुर्ग सा, ही वॉज बेयरिंग। यस यस यस, ऐसे होगा ना, ऊपर वाले तो मौज कर रहे हैं, अब इसको कुछ चाहिए, इससे ले लो। इसकी हालत क्या है, हमें क्या लेना देना? इसकी सैलरी बढ़ानी है, इससे और ले लो। इसका क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना? अब ये क्या करेगा किसी दिन? ये सीधा खड़ा हो जाएगा, गिरा देगा उनको, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन कुछ और है, यहाँ रीजन कुछ और है। यहाँ ऑपरेशन है बेसिकली, इकोनॉमिक ऑपरेशन, या जो जनता है वो सताई हुई है राजा की, कि राजा जो किंग है वो पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, या जो अफेयर्स हैं स्टेट के मैनेज नहीं कर पा रहा है, कि इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की ठीक हो सके। और मासेस जहां पे भी प्रॉब्लम में होंगी वहां पे ये हो गई होगा। रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, उसका भी यही रीजन था। जब कॉमन मैन जो है वो सफर करेगा, तो वो राजा, वहां पे उसको किंग को बोलते हैं जार, सी इज एट देयर सर। अब जार, हाँ, वो कहते हैं राजा क्या होता है फिर, उन्होंने नहीं माना। ये हर जगह होगा, वो तो इंडिया ही है बस जहाँ पे पब्लिक को पहले ही बनाया हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तो बैठे रहो। हमने कभी कुछ किया ऐसा? इंडिया में कभी कुछ हुआ कि पब्लिक ने सरकार को बदल दिया? पब्लिक सिर्फ बातें करती है हमारे यहाँ पे, सरकार अच्छी नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये कुछ और करती है। मैक्सिमम होगा क्या होगा, बट टीवी पे जाके बैठ जाएगी, डिबेट्स कर लेगी। सरकार कहती कर लो, हमारा क्या लेने। सरकार को बदल पाया आज तक? कुछ नहीं हो पाया। मैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्टेट्समैन है बहुत इंटेलिजेंट और शार्प लोग हैं, उनको पता कैसे मैनेज करना है। कि किसी की हिम्मत नहीं, ना मिलिट्री की हिम्मत, कि मिलिट्री को लगे बहुत कुछ गलत हो रहा है हम बदल दें। दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, मिलिट्री ही हटा देती है ना, पीएम को बोलती है हाँ आधा घंटा है, आधा घंटा है, देख लो। यहाँ पे है हिम्मत? क्यों? ये देखो ना, क्वालिटीज देखो हमारे स्टेट्समैन की, सीखो उनसे कुछ। इतना तो आईएएस को भी नहीं आता होगा। मैं मानता हूँ रीजन, देखो आईएएस बनना आपके हाथ में है। आईएएस जो बनता है वो खुद मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करेगा, साल करेगा, 2 साल करेगा, 3 साल करेगा, बन के बाद खत्म। फिर क्या करना है? ऐश। फिर तो ऐश करनी है। पॉलिसी कौन बनाता है? सरकार बनाएगी। वो तो ऐश करेगा बस। सुबह जाना उसने, फिर वापस आना, बीच में बैठ के भिंडी पी लेनी, ठीक है, कॉफी पी लेनी, शेक पी लेना, जिम चले जाना, यही करना है। हाँ हाँ, मस्त। और एक दो रील बना लेनी, ज्यादा हुआ थोड़ा बहुत काम भी कर लिया। वो बेसिकली ऐसे ही होता है। रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए आपको इलेक्शन जीतना है, और जितनी बार बनना है उतनी बार जीतना है। नंबर एक, यहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं है। वहां पे इलेक्शन के लिए पढ़ने के लिए मेहनत आपने करनी है। आपने पढ़ा लिखा, एग्जामिनर को पसंद आया, ठीक है, अच्छा लिखोगे तो पसंद आ ही जाएगा, और बार बार लिखोगे तो अच्छा ही लिखोगे। वहां आप लोगों के अंदर दिमाग में इतना कुछ भरना है, आपने इतना ब्रेन वॉश करना है कि वो गुस्सा भी हो या ना हो, वोट आपको ही दे। कितनी बार दें? जब तक आप बनना चाहते हो। तो एक बार बेवकूफ बना लोगे, 2 बार, बार बार कैसे बनाओगे? सिंपल बात ही है। और फिर भी लोग 5-5 बार एमएलए एमपी बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो मुझे लगता है असली क्वालिटीज तो उनके अंदर होती है, असली क्वालिटीज स्टेट्समैन के अंदर होती है, लीडर के अंदर असली क्वालिटी है। वो बनना बहुत मुश्किल चीज है। आपको कुछ कहे और आपके पास पावर है, आप डिप्टी कमिश्नर, आपको कुछ बोल गया, आप क्या करोगे?
उठा इसको, है ना, पुलिस वाले को उठा के ला। MP MLA मिनिस्टर को लोग क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलते हैं। PM को लोग कुछ भी बोलते हैं, नहीं बोलते, ओपनली बोलते हैं। PM किसी को कुछ कहता है? क्यों? उसका नहीं है, दिल में आग लगती। ये क्वालिटीज हैं, ये डेवलप करनी पड़ती है। EQ, इमोशनल क्वोशेंट, कि इमोशंस कहाँ पे दिखाने हैं, कहाँ पे नहीं। यहाँ इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। इमोशंस दिखाओगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे। तो मुझे ये लगता है हमारे स्टेटमेंट इसीलिए, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री ना, उठा के देखो कहाँ से शुरू हुआ है। हमने तो यही सीखा है। और पूरे इंडिया की हिस्ट्री में क्या मिला? ट्रेटर ट्रेटर तो देखने को मिलते हैं, और क्या मिलता है? तो उनको पता है भाई कहाँ पे क्या ध्यान रखना है। और वो किसी स्कूल कॉलेज में तो सिखाया नहीं जाता कि क्या किया, MA पॉलिटिकल साइंस कर लो फिर आप इलेक्शन जीत जाओगे। नहीं ना, इसकी तो पढ़ाई कर लोगे, आप हिस्ट्री पढ़ ली, उसके लिए कौन सा स्कूल है? कुछ भी नहीं, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। तो वो क्वालिटीज लाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। चलिए, अब यहाँ पे मुझे लगता है फ्रांस भी पुराने होंगे, पर शायद उतनी समझ नहीं होगी उन लोगों को। इंडिया उंडिया आ जाते तो अच्छी बात होगी। इकोनॉमिक हार्डशिप, तो कॉजेज में सबसे पहले क्या है? इकोनॉमिक हार्डशिप, ये हमेशा रहेगा। डेट और वॉर, अमेरिकन रेवोल्यूशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, हेल्प की, डेट में ये लोग आ गए, इकोनॉमिक बर्डन आ गए इनके ऊपर। अब किसी की हेल्प करोगे तो जेब में पैसे तो कर दो, सारा लुटा के किसी की हेल्प की तो क्या फायदा? कि तू मेरा दोस्त है, ले जा, सब कुछ ले जा, मैं देख लूंगा, फिर घर वाले गाली निकालेंगे फिर। ठीक है। टैक्सेशन इश्यूज, ये क्या है कि वो लोग ऊपर वाले, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, वो टैक्स नहीं देता, बर्डन थर्ड पे है, और वो बढ़ा दिया गया। टैक्स इशू, एग्रीकल्चर फेलियर्स, कि ना तो एग्रीकल्चर प्रॉस्परस हो रहा था, जब गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो एग्रीकल्चर प्रॉस्परस नहीं हो सकता। अब जब ये चीज है ना, ये वाला, ये क्या है? रोटी पे आ जाना। जब रोटी मिलनी बंद हो जाती है, अब लोग उठ जाते हैं, फिर नहीं वो बैठेंगे घर पे, अब वो सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ जाएंगे। जब जब ऐसा हुआ, ऐसा इंडिया में भी होता है। जब बात हो जाती है ना, फिर लोग सड़कों पे आ जाते हैं। यहाँ वही हो रहा है, जब तक उनको खाना मिल रहा ठीक है, टैक्स लगा के ठीक है, रोटी नहीं मिल रही उनको, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है, टैक्स भी देना है, प्रोडक्शन है नहीं। ठीक है, फूड की शॉर्टेज है। जब फूड शॉर्टेज है तो इन्फ्लेशन होना ही होना है। जैसे प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, बाकी पता नहीं, टीवी पे तो यही आता है ना, प्याज हुआ 100 रुपए किलो। मुझे नहीं लगता प्याज कोई कितना खाता है, 1 किलो तो किसी ने खाना नहीं। इट्स नॉट लाइक अ फ्रूट कि सुबह शाम प्याज खाना है, बट स्टिल डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। क्या रीजन होता है? अरे फसल खराब हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो गया, ये सप्लाई चेन ब्रेक हो गई, क्योंकि यहाँ पे इतना पैदा नहीं होता, साउथ से आता है, नागपुर में ऊपर से महाराष्ट्र से आता है, वहां नहीं हुआ, सप्लाई चेन ब्रेक हो गया, आपका नहीं आ रहा तो क्या हो गया? डिमांड यहाँ पे है, सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा? प्राइस शूट कर जाते हैं, राइट। बट मुद्दा बन जाता है वो, अगर उसको ज्यादा चलाओगे तो लोगों के अंदर क्या, टीवी क्या भर रहा है आपके अंदर? यहाँ पे आपके आइडियाज चेंज हो रहे हैं। जो मैं आपसे कहता हूँ कि जो रील वील कुछ भी है, वो आपके मन को पोल्यूट कर रही है वो बेसिकली। अच्छे आइडिया तो अच्छी चीज देंगे, अच्छे नहीं है क्योंकि रील में तो अच्छा है ही नहीं वैसे भी, इट्स मोर ओवर जंक, गार्बेज लाइक थिंग। हाँ, तो गार्बेज खाओगे तो मन में क्या आएगा? दैट इज योर, दैट इज अ फूड फॉर थॉट। आपके मन में जो ख्याल हैं, वो उसके लिए आपको मटेरियल देने कि ये लो ख्याल, और ख्याल क्या रील में। अब उसमें अगर ये डिस्कशन चल रही है कि ऐसा इसलिए हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल दिस? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। आपके मन में क्या आएगा? सरकार अच्छी नहीं है, आप तो समझदार हो, आप तो हो सारे, ठीक है, पर फोन किसके पास है? हर एक के पास है। रील कौन देखता है? हर कोई देखता है, और सारे आपकी तरह समझदार नहीं है, सारे आपकी तरह वेल रेड नहीं है। अब क्या होगा? ऐसे ओपिनियन बनता है। तभी आपने देखा कि एक जगह कैंपेनिंग चलती है, ये वाली पार्टी जीत गई, जीत गई, यही जीतेगी, ये जीतेगी। नहीं जीते, वो कैंपेनिंग करते हैं किस लिए? ताकि लोगों को लगे कि अब जीत ही रहा तो वोट भी इसी दे दो भाई। ये जान के किया जाता है सब। उनको पता ना कि कन्फर्म हम हारेंगे, ठीक है, तो कैंपेनिंग चलाई जाए कि हम जीत गए, आएगा तो बस वही, आएगा तो, है ना, ऐसे होता है ना, अब की बार बस, है ना। हाँ, वो चलाए जाते हैं, ये जिंगल्स हैं, ये राइम्स है जो आपके ब्रेन के साथ खेलते हैं।
यस, एनलाइटनमेंट आइडियाज। अब वो जो आइडियाज फिर रहे थे ना पुराने रेनेसां से टाइम के, वो किताबें लिखनी शुरू हुई, पढ़नी शुरू हुई, अमेरिका तक पहुंच गए। फ्रांस में क्यों नहीं आएंगे आइडियाज? तो वो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इनको भी चाहिए। इक्वलिटी इनको नहीं मिल रही है, और टैक्स कौन दे रहा है? कि हम वो क्या कर रहे हैं? जस्टिस किसको मिल रही है? उनको मिल रही होगी, हमें तो नहीं मिल रही है। लिबर्टी का है कि इनको कोई लिबर्टी नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ बुर्जुआ, जो मिडिल क्लास राइज हो रही है कहीं भी, मिडिल क्लास का रोल हर जगह मिलेगा। जो मैंने आपको पहले बताया, ये सारा कुछ मिडिल क्लास ही तो करता है। ये सारी जितनी भी एड उड आती है ना, मिडिल क्लास के लिए होती हैं। रिच क्लास ने ऐड देखती है, उसने कुछ खरीदना, वो देख खरीद लेती है। पुअर क्लास, उन्होंने कुछ वैसे नहीं है, उन्होंने मर्सिडीज लेनी नहीं है कभी, BMW लेनी नहीं है, जहाज लेना नहीं है, तो उन्होंने देख के करना क्या? राइट। उनको तो बेसिक है, फूड मिलना चाहिए, बस बेसिक है, नीड्स पूरी होनी चाहिए। तो पुअर क्लास नीड पे है, ऊपर वाली क्लास वांट पे, बीच वाली वो है कि नीड तो फुलफिल हो रही है, वांट कैसे फुलफिल करें। तो जो करेगी ये मिडिल क्लास ही करेगी। चाहे इंडिया में था, वो भी मिडिल क्लास थी जिसने मूवमेंट स्टार्ट किया, अमेरिका में वही थी, यहाँ भी वही है, मिडिल क्लास ही होगी जो आपको नजर आने वाली है। नहीं है? इंडिया में वही है जो आगे फिरती उड़ती है, सारा कुछ फैशन फैशन ही मिडिल क्लास में ही होता है। कॉस्मेटिक खरीद लो, ये खरीद लो, वो कर लो। हाँ, रिच को क्या है, वो सर्जरी करवा लेंगे, वो तो साथ में एक स्टाइलिस्ट रख लेंगे, भी तू मेरे बाल बनाते रहना, है ना, तू मेकअप करते रहना। जो मिडिल है बेचारा वही देखता है कि क्रीम कौन सी अच्छी है, फिर लवली लेनी है कि नहीं लेनी है। नहीं, तो 50 साल से तो चल रही है ना इंडिया में, तो अच्छी होगी इसका मतलब। और क्या, वो एड ऐसी आती है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाए आपका। नहीं आती है, फेयर एंड लवली से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप भी लगा लिया करो यार, क्या मतलब बढ़ जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस, लुई 16 गवर्नमेंट के टाइम में डेट ऑब्लिगेशंस पूरी हो पा रही है, ऊपर से टैक्सेस लगा देने में ज्यादा, तो ऑब्वियस है क्या होगा? ये बेसिकली है एस्टेट जनरल, जो मीटिंग बुलाई गई थी। हिस्टोरियन सेज कि अगर किंग ने ब्लंडर किया, ये ब्लंडर है कि उसने मीटिंग बुला ली। मीटिंग तो इसलिए बुलाई उसने कि चलो टैक्स बढ़ाएंगे, डिस्कशन करेंगे, बढ़ाएंगे। कहते जो 100 सालों से नहीं हुआ, पिछले 100 सालों से डिस्कशन नहीं हुई, वैसे ही बढ़ा देते। पब्लिक बुला के उनसे पूछो कि टैक्स बढ़ा रहे तुम्हारे ऊपर, है ना, और जहां पे 500 लोग इकट्ठा है, जो दुखी है, जिनको रोटी नहीं मिल रही है, अब उनसे टैक्स बढ़ाएंगे तुम्हारे ऊपर, वो क्या करेंगे? लीडर्स को ये पता है, ये चीज पता है लीडर्स को। इसलिए आप देखना, जब भी रैलियां करते हैं लीडर्स, गरीबों को बुलाते हैं, अमीरों को नहीं बुलाते कभी। रैलियां कहाँ पे होती है? गाँव में, छोटे शहरों में। आपने सुना दिल्ली में एलिट क्लास को बुला लिया, भाई आज रैली करेंगे? क्यों? रीजन क्या है? इक्वेलिटी है इंडिया में, वोटिंग पावर इक्वल है, राइट। रिच क्लास की भी एक वोट है, एक इंडिविजुअल की, पुअर की भी है। रिच को मैनिपुलेट करना इट इज डिफिकल्ट। रिच तो देखेगा, बिजनेसमैन देखेगा, मेरे बिजनेस के लिए तुम क्या कर रहे हो, करना तो उसने कुछ नहीं, लीडर ने भरोसा, उसने वो भी दे दिया तो वो नहीं मानेगा, कहते झूठ पहले ही बोल रहा था, अभी भी। पुअर क्लास है, वहां पे मैनिपुलेट करना आसान है। 500 दो, रैली में सारे आ जाते हैं, पेड पेड होती है मेजोरिटीज, ठीक है, ऊपर से खाना खुना खिलाते तो और खुश हो जाते हैं, ये बहुत बढ़िया, राइट। अब वो लोग नहीं, उनको मास मत कहो, पुअर पुअर मास नहीं है वो वोट है, ठीक है। अब वो कुछ उनको आइडिया देता, समझा रहा है, उनको समझाना, मैनिपुलेट करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि वो भोले लोग हैं, शरीफ लोग हैं। उनको एक बार कन्विंस करो उनको, भाई इस बार पक्का पिछली गलतियां माफ कर दे, कहते भाई माफी मांग गया वो आके, कभी नहीं आया था, आके माफी मांग गया सबके बीच में, एक मौका दे देते, ठीक है। रिच ने नहीं देना, पर उनकी 10 वोट है या 1000 वोट है, उसको 10 वोट नहीं चाहिए, जब छोड़ना उनको भी नहीं है, क्यों? फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग वहां से आएगी, उनसे कि तुम फंड दो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, ऐसा चलता है। इसीलिए जो रिच क्लास है वो नहीं जाती, वो बस ये बताती पैसा कितना चाहिए, पार्टी फंड,
सपोर्ट कितनी करनी बस वो बता दो, हमारी ये डिमांड है, टैक्स इसको इतना कर देना, यहाँ पे ड्यूटी मत लगाना, ये बैरियर मत बंद करना, हमारे ट्रक आएंगे यहाँ से। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली होता है। जो मैंने एक बार आपको बताया था शायद, ऑक्ट्रॉय हमने डिस्कस किया था। पहले पंजाब में ऑक्ट्रॉय होता था, अब नहीं है। किसने बंद करवाया? ट्रेडर्स ने। ये नहीं होना चाहिए, वोट नहीं चाहिए, राइट। साल पहले या 2 साल से क्या चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि फार्मर जो है उसका बेनिफिट करना है। ठीक है, कैसे बेनिफिट करना है? कि पैसा जो गवर्नमेंट वीट परचेज करती है वो मिलता है मिडल मैन को, जिसको आड़तिया सुना होगा अपने वर्ड, कि आड़तिया परचेज करता है किसान से और आड़तिया किसान को देता है। तो ये माना जाता है कि आड़तिया एक्सप्लॉइट करता है किसान को कई तरीके से। कई कमेटीज बनी, स्टडी हुई, तो सब में कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आड़ती है वो एक्सप्लॉइट करता है। कैसे? उनको पैसे कम देता है। ठीक है, हमारा एमएसपी ये है, हम एमएसपी परचेज करते हैं, पेमेंट की आड़ती को वो एमएसपी का रेट नहीं देता है। किस वजह से? कहते यार तूने उधार नहीं लिए थे मेरे से, तो 2 लाख ले गया था, तो रेट तो वो नहीं लगेगा, 20 रुपये तो 20 रुपये नहीं लगेगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम सीधा फार्मर को देंगे। अब आड़तिया एक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में रफली 1800 मंडीज हैं, दाना मंडी जो होती हैं, राइट। एक में अगर 10 भी हैं, 10 या 20 हैं, ज्यादा होते हैं, रफली इतना लगा लो। ठीक है, कितने हो गए पूरे पंजाब में? ठीक है, वो इंडिविजुअल नहीं, उतनी फैमिलीज हैं, फिर उनके रिश्तेदार हैं, मतलब एक बड़ा वोट बैंक है। पहुंच गए वो सरकार के पास। सरकार ने क्या अनाउंस किया था कि मिडलमैन को काट दो, पेमेंट सीधे इधर। अब ये साफ हो गया, ये पहुंच गए, दोबारा बीच में वापस आ गए। ये क्या है? जिसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। वोट बैंक है, उनको आता है मैनेज करना। वो रैली में जा रहे नहीं जा रहे हैं, वो कहते हैं यार काम पे जाना है, रैली में तुम जाओ, हम नहीं जा रहे। यस, वो सीधे सरकार से बात करते हैं, वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। और गरीब का क्या करेगा? उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। तो इसीलिए मासेस को इग्नोर नहीं करते लीडर कभी भी। लालू सुना आपने नाम? लालू प्रसाद यादव। वो बहुत टाइम तक रहा है, वो ऐसा कोई टाइम ही नहीं रहा कि वो, मैं तो सीएम ही देखा उसको जब भी देखा। ठीक है, सीएम, और फिर वो बड़े लेवल पे चला गया, रेलवे मिनिस्टर भी बना यूनियन का। कैसे बना होगा यार? एमपी एमएलए रहा होगा, एक बार बन जाता है, 2 बार बन जाता है, हर बारी। वो उसका रीजन क्या था? वो मास से जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था? उसको पता है कि रहना तो इनकी तरह रहो। उसकी लैंग्वेज भी वही थी, का हाल बा बाबू, बढ़िया बा, आओ गाड़ी में बैठाते हैं, तने घुमाते हैं तुमको, राइट। अब उनको लगता है यार ये तो मुख्यमंत्री बिल्कुल हमारे जैसा है, ये अपना बंदा है, ये अपनी सुनेगा। गांधी ने भी यही किया। गांधी जब विजिट करता था किसी के पास, इनिशियली जब ही वॉज अ लॉयर, और लॉयर कैसे होते हैं उस टाइम के? पढ़े लिखे, सूटेड बूटेड। अफ्रीका गया, वापस आया, तब तक वो सूटेड बूटेड था। फोटो देख लेना, मैं मुझे शुरू में जब मैंने देखा ये कौन है, वो कहा, गांधी। मैं कह रहा, ये तो हाँ नहीं लगता गांधी जी, मुझे क्या पता कब चेंज हुआ। अब वो लोगों से मिलता था, तो लोग उसकी बात नहीं सुनते थे। तो उसको लगा प्रॉब्लम क्या है। तो उसने पूरा इंडिया फिर विजिट किया और देखा इंडिया है कैसा। वो कहता है इंडिया पुअर कंट्री है, मासिस के पास पहनने के लिए नहीं है कपड़े भी। तो जैसा आम आदमी दिखता है गरीब गांव का, धोती वाला, तो उसने वही बना। वही धोती के अलावा क्या दिखा गांधी भी? आपने लॉयन क्लॉथ के अलावा कुछ देखा आपने? गांधी हमेशा एक ही अटायर में दिखे, फिर चाहे वो इंग्लैंड गया, चाहे इंडिया में किसी गवर्नर से मिला, उसी अटायर में। क्यों? मासिस से जुड़ना था। कांग्रेस क्यों नहीं जुड़ पाई? कांग्रेस वाले वो अपने आप को एजुकेटेड लोग समझते थे। कम एजुकेशन वाले ऐसे ही होते हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं वो। उनको लगता है हमें बहुत कुछ आता है, उनको लगता है ये गरीब लोग क्या समझेंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है ना, इक्वलिटी क्या होती है, इनको क्या समझ में आएगा। गांधी को पता था कि मास मीन्स मास। अगर 500 लोग हैं, उनके पास उतनी ही पावर है जितनी रिच क्लास के पास पावर है। डंडा उठा लेंगे 500, तो वो रिच क्लास नहीं कर सकती 5 लोग, फिर 500 कर लेंगे। इसलिए उसने अपना अटायर, तो जितने लीडर देखना वो यही करते हैं, मास से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे राजा ने कनेक्ट नहीं किया ना। सिंपल सा तरीका है, नहीं होता। ये करना तो, और ये करना सिंपल जो है सबसे मुश्किल है।
हम कर सकते हैं ऐसा कि कल से चप्पल में रहेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, किसी की पार्टी में जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे? हमें तो क्या फील होगा, क्या फील होगा? अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी कि न्यूयॉर्क भी जाना तो कुर्ते में जाएंगे, मतलब ही नहीं, है ना? नहीं जाएंगे। बस इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लीडर बनना इसलिए मुश्किल, पढ़ के कुछ भी अफसर अफसर बनना तो आसान है। इसलिए वो देखो ना, यूपी का सीएम अटायर क्या है उसका, है ना? हाँ, जबकि सीएम है। और कई सीएम आपको कैसे दिखेंगे, सीएम है। तो ये तरीके हर एक को नहीं आते हैं, ये एक्सपीरियंस से ही आते हैं। ये तो हो गई पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या है, उसकी इनएबिलिटी। अगर जैसे हम इंडिया में पढ़ते थे, सक्सेसर इनकेपेबल थी, तो अगर राजा इनकेपेबल होगा और इसकी इनएबिलिटी थी, अगर कैपेबल होता, फॉर एग्जांपल हमने अकबर की बात की, अकबर वाज ओनली 12 जब वो राजा बना। 12 साल का आपको बच्चा क्या कर सकता है? उसको तो कोई भी साइड हटा देता। उसने बैरम को खान को हटाया, उस बच्चे ने 2000 साल बाद, और खुद जबरदस्ती बैठा। आपको कभी कोई नहीं बिठाएगा, लीडर कोई नहीं बनाता, लीडर खुद बनना पड़ता है। लीडर में और आम आदमी में यही फर्क है। आम आदमी बस देखेगा कि वो कुछ कहेगा तो मैं करूंगा, कोई मुझसे कहेगा, लीडर क्या कहेगा कि मैं कर दूंगा यार, छोड़। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकबर ने किया, अशोक खुद, ये सारे वो लोग हैं, बनाया किसी को भी गए, खुद बने हैं। तो मीन्स क्वालिटी थी उनके अंदर, मैनेज करना वो सीख गए, कैसे भी सीखे। चाहे वो शेरशाह सूरी था, सब ऐसी थे। यहाँ पे वही है, इसको नहीं आया मैनेज करना, मिस मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यही आईएएस के साथ होगा। आईएएस बन के, नॉलेज लेके, पढ़ लिख के, अच्छे बाबू बन के पहुंच गए। पब्लिक को बाबू नहीं चाहिए कि सूटेड बूटेड डीसी साहब आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं, टॉर से आते हैं, टॉर से जाते हैं। पब्लिक को काम चाहिए, काम नहीं हो रहा तो अब क्या होता है, अब सीधी शिकायतें सीएम के पास होती हैं, क्योंकि आजकल सीएम दरबार लगाते हैं, फिर फोन सीधा डीसी के पास आता है। डी साहब क्या हो रहा है ये, हाँ कि मेरे पास बंदे आए हैं कि आपके पास गए थे, आपने काम नहीं किया। अब वो टॉर वाला काम फिर, हाँ वो सूट बूट पहन कर सुनना, सुन लो, ठीक है। ऐसा है आज की डेट में। टेंशन इन द स्टेट जनरल, अब ये वही है कि किंग के पास रिप्रेजेंटेशन दी थी थर्ड स्टेट ने, कि टैक्स नहीं बढ़ाना है। किंग ने नहीं सुना, किंग, क्योंकि किंग को मैनेज करना नहीं आता। अगर वो मैनेज कर पाता, अच्छा किंग होता, फिर शायद हम रेवोल्यूशन की बात ना कर रहे, फिर या तो डिले हो जाता रेवोल्यूशन, फिर 1789 की बजाय हम 1889 की बात कर रहे होते, या ना कर रहे होते, फिर हिस्ट्री कुछ और होती। बट ऐसे राजा जो इनकेपेबल होंगे, बेवकूफ होंगे, स्टूपिड होंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे। तभी तो आप बात करोगे, जैसे हमने मोहम्मद बिन तुगलक की बात की, पढ़ा लिखा राजा था, पढ़ा लिखा राजा था। ठीक है, तो यही थर्ड स्टेट है, अब वो मार्जिनलाइज्ड है। उन्होंने क्या किया, अपने आप क्या डिक्लेयर किया, नेशनल असेंबली की, अब हम डिसाइड करेंगे, हम बनाएंगे। ये क्या करेंगे, कुछ नहीं करेगा, कि राजा से कुछ नहीं हो रहा है। सरकार कौन है, जितनी भी मोनार्कीज है वहां पे गवर्नमेंट कौन होता था, राजा होता था। बस राजा ठीक है तो सरकार अच्छी है, राजा अच्छा नहीं है तो, यही हमने बात की, पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। आज भी ऐसी है, लीडर की पर्सनैलिटी अच्छी है तो लीडर अच्छा है, सरकार अच्छी है। अगर वो अच्छा नहीं है तो सरकार अच्छी नहीं है। यही है एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह इंडिविजुअल के ट्रेड्स काम आएंगे। अगर आपके ट्रेड्स हैं आपके अंदर कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जिम्मेदारी समझते हो, और प्रेशर, प्रेशर होता है, काम काम करने का मतलब क्या होता है, प्रेशर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स प्रेशर। और व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर सिंपल सेट जो होती है ना, स्ट्रेस क्या होती है, जब आपसे कुछ मैनेज नहीं होता, उसको स्ट्रेस बोलते हैं बस। जब आप मैनेज करना सीख जाओगे, फिर आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगी। स्ट्रेस उसको होती है जिसको मैनेज करना नहीं आता। मैनेज करना किसको नहीं आता, जिसने कभी कुछ किया ना हो। हाँ, कि घर पे बैठ के सिर्फ मौज की हो, लग्जरीज में रहो जो, और क्या। फिर वो कहते हैं ना पप्पू बन गया, वो पप्पू बस ऐसी, ऐसी होता है, राइट। फिर दे डिसाइडेड नेशनल असेंबली। अब पब्लिक डिसाइड कर रही है यहाँ पे, कि राजा नहीं है, अब हम करेंगे कुछ। फॉर्मेशन 1789, तभी तो कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। अभी डिसाइड कर लिया कि थर्ड स्टेट, कि अब कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ, कि
वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल नाउ। हम डिसाइड करेंगे फ्रांस का क्या करना है। राजा कौन, राजा कौन होता है। अब ये उस लेवल पे, मतलब रेवोल्यूशन क्यों है, क्योंकि चेंज करने पे आके रेजिम। अगर ये ना होता फिर ये रिवोल्ट होता। वहां पे वॉर हुई तो एक तरह का रिवोल्ट है, यहाँ पे भी हो रहा है रिवोल्ट है, क्योंकि कामयाब हो गया, रूल चेंज हो गया, बन गया रेवोल्यूशन। तो वायलेंट है। हमारा इंडिया है जहाँ पे रेवोल्यूशन वायलेंट और रिवोल्ट। यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट कामयाब हो जाता तो हम भी कहते रेवोल्यूशन ऑफ 1857। नहीं हुआ तो वो रिवोल्ट ही रह गया। अब उसको थोड़ा सा और हम कर देते हैं, कैसे ग्लोरीफाई कैसे करते हैं, इट वॉज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, जबकि हिस्टोरियन सेज, उसने लिखा है सी, नीदर इट वाज फर्स्ट नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज नथिंग। दोनों में से कुछ भी नहीं है। जो नेशनलिस्ट थे, थोड़े से देशभक्त टाइप जिनको लगता था, वो कहते इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कैसे, पता नहीं कैसे है, बस है तो है। ये यूपीएससी सवाल करती है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब नेचर में अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग, या फिर वो कहेगी स्टेटमेंट देके इलुसिडेट इलेबोरेट डिस्कस वेदर इट वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉट। थी तो कैसे थी, क्या चीजें हैं जो प्रूव करती हैं, और नहीं थी तो क्या वो पॉइंट्स जो प्रूव करते हैं कि इट वाज नॉट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बन गया सवाल। कितना आसान है आपको पता ही है। यू नो एवरीथिंग एटलीस्ट रिगार्डिंग दिस, एवरीथिंग मतलब हिस्ट्री वाला। बाकी तो चलो हम बात नहीं करते, बाहर का भी तो तजर्बा भी सीखना बाकी है। मैं भी तो दे रहा हूँ आप लोगों को। ये क्या है, वही तो है। चलिए, टेनिस कोर्ट ओथ, वो बाहर निकले, ओथ ले ली, अब जाएंगे तो कुछ करके जाएंगे या मर के जाएंगे बस। मेंबर्स दे कन्वीन्ड इन दिस henceforth टू डिसबैंड, नॉट टू डिसबैंड। कब तक, मतलब अब हम कंट्रोल करेंगे, अब हम चलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सीखा उन्होंने अमेरिका से। उन्होंने भी ऐसी कुछ किया था, ये भी यही कर रहे हैं। राजा को अब नहीं मानना है, राइट। ये फोर्ट था जहाँ कैदियों को रखा है, जेल थी, आग लगा दी, कहते कर ले राजा कुछ करके दिखाए। ये क्या है, इट सिग्निफाइज ये जो मासेस है उनके अंदर पावर है। अगर मासेस कुछ तोड़ के दिखा सकती हैं, जो अथॉरिटी की चीजें हैं, जैसे अभी अभी जो बांग्लादेश में क्या हुआ, पार्लियामेंट में घुस गए, प्राइम मिनिस्टर के हाउस में घुस गए, इसका मतलब क्या है कि मासेस दिखा रही है कि वी कैन कंट्रोल इट। यही हुआ था मुझे लगता है पाकिस्तान में पीछे। पाकिस्तान में क्या, अफगानिस्तान में, किसमें हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था, है ना। उसमें तो पता नहीं कितनी बार हो गया है। तो तभी मुझे लगता है सर वीक से कंट्री इनकी बात क्यों करते हैं हम, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो जहां ऐसा होगा तो इसका मतलब मासेस कंट्रोल कर रही है। जब आप अथॉरिटी की चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, अभी अथॉरिटी की चीजें तो हैं, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस जाना, उसको कुछ भी बोल लो, है तो वो अनार्की, वैसे अनार्की है वो, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है वो। क्योंकि मासेस के हाथ में ऐसा नहीं आना चाहिए कभी भी, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आप कह दो कि मासेस कर रही है, दिस इज रॉन्ग फॉर द स्टेट, है ना, ये भी गलत है। और अगर हम कहें ना ऑटोक्रेसी की, जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हाथ में पावर दे दो, वो भी गलत है, उससे भी ज्यादा गलत है वो। डेमोक्रेसी सेफ है, क्यों सेफ है, डेमोक्रेसी में आपको पता है ये बंदा सही नहीं है, ठीक है 5 साल बाद तू नहीं हो, या तो तू ब्रेन वॉश करेगा या हम तेरा ब्रेन वॉश करेंगे। एक चीज होगी, या तो वो माफी मांगेगा आके, आई एम सो सॉरी, एक बार और बना दो बस, एक मौका और, फिर दिखाऊंगा तुम्हें। ऐसे इसलिए क्या करते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, तो 3 साल या 4 साल जाते भी नहीं वो, और मस्त अपना ऐश करते हैं। जब साल रह जाता है फिर वो जाते हैं, है ना। हाँ, अगर ये सारा जो न्यूज़पेपर में रहता है, मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग पोस्टर लगाते हैं एमपी का, एमएलए का, कि मिसिंग मिसिंग मिसिंग, हमारा एमपी मिसिंग, हाँ हाँ। और जब वो रह जाता 6 महीने इलेक्शन के टाइम, फिर वो आ जाता है, आई एम सो सॉरी मैं बड़ा बिजी था, मैं वहां पे था, है ना, बताओ क्या रह गया, क्या करना है, तो फिर वोट ले आता है वो।
तो समझदार कौन और कम समझदार कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। हम समझते हैं किसी के इमोशंस को, कि वो आया और रोया हमारे पास बैठ के, उसने माफी मांगी, चलो जो भी है। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ। अब बेसिकली जो हम अभी हम बात करें, दिस इज कॉल्ड स्टॉर्मिंग ऑफ वर्साइल, 1789, यही वो पीरियड है। अब ये क्या है, दिस वाज सिंबल ऑफ टायरनी, कि आपने उसको कैप्चर कर लिया, मतलब आपने अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है। और पॉपुलर अपराइजिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, कि अब हर जगह क्या है, गुस्सा निकल रहा है लोगों का, आम आदमी निकलेंगे। अब इससे क्या होगा, लोगों के अंदर इफेक्ट जाता है कि हमने गवर्नमेंट की चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जो फियर होगा उनके अंदर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो खत्म हो जाएगा। और जब पब्लिक अनार्की पे आती है, अब ज्यादा ज्यादा गलत होता है वैसे तो, जिसको कहते हैं ना दंगे, अनार्की मीन्स दंगे। पब्लिक क्या करती है, पब्लिक इज अनकंट्रोल्ड। वो कोई भी देख लो इंसिडेंट, कोई भी देख लो, पार्टीशन में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, वो अनार्की थी, वो क्या हो रहा है, वायलेंस, मॉब लिंचिंग हो रही है, किलिंग हो रही है। दैट वाज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। बट रेवोल्यूशन तो ऐसे ही हुई, किसी को तो मारा होगा, अब यहाँ तुम जो मर्जी पढ़ ले बैठ के, बट दिस वाज समथिंग व्हिच वाज रॉन्ग आज के हिसाब से। अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, अब ये क्या है, जो अरिस्टोक्रेसी थी, ये वही थे ना लोग ऊपर के, सेकंड और फर्स्ट जो नोबल्स हैं, बिल्कुल एस्टेट जो हैं, फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट, अब उनके अगेंस्ट हो गए। दे अटैक देयर हाउसेस, रिकॉर्ड्स, क्यों, वो ऑप्रेस किया करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे। जैसे इंडिया में था 1857 के रिवोल्ट में, अगर आपको याद होगा, नेशनल मूवमेंट नहीं था, लोगों ने इसलिए पार्टिसिपेट किया, उनके जो कागज थे जमीनों के, जमींदार के पास पड़े थे, वो आगे लगाएंगे जाके। ये रिवोल्ट में हुआ है, अब उसको इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, बिल्कुल हम कहेंगे इंडिपेंडेंस का था वो। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, वहां पे भी वही हो रहा है, जो अपनी जमीनें छीनी हुई है वो वापस लेंगे, क्योंकि ऑपरेशन है, ऑपरेशन के अगेंस्ट है। और दिस इज समथिंग जो कहते हैं ना, क्लास स्ट्रगल होगा, ये क्लास स्ट्रगल है। कास्ट नहीं है, ये क्लास है जो नीचे है। जब वो एक्सप्लॉइट होगी तो एक दिन वो राइज करेगी, और राइज करेगी तो वो अटैक करेगी, वही किया इन्होंने भी। एंड दे अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। तो सोसाइटी सब बदल दी अब इन्होंने। पब्लिक अपने हाथ में लेगी तो क्या करेगी, जो उसको अच्छा लगेगा। पब्लिक को क्या अच्छा लगता है, ये सबको नहीं पता, क्योंकि पब्लिक, जहां तक मैं जानता हूँ, पब्लिक का दिमाग कम होता है। हाँ, पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक मॉब, इनके अंदर वो कहते हैं ना, भीड़, भीड़ की अकल नहीं होती, और ना शक्ल होती है ना अकल होती है। हाँ, तो वहां पे क्या होता है, पीछे से आवाज आती है, मार दो, वो कहते हैं मार दो। हाँ, इसीलिए देखो, जब भी आप देखा होगा, कुछ भी कराना होता है, टेलर्ड होती हैं चीजें, कि दंगे हो गए, वो क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल कुछ करेगा तो दिखेगा, ये किसने किया, ये अटैक उसने किया, उसको पकड़ लो। मॉब से करवाया था, मॉब, मॉब कौन है, एफआईआर कर लो, किसके अगेंस्ट, मॉब के अगेंस्ट। कितने लोग आए थे, 100 लोग आए थे, लिख लो नाम, किसका नाम है। ये चीजें टेलर्ड होती है, करवाई जाती है, क्योंकि फिर किसी पे कुछ नहीं होगा एक्शन। अब क्या, सीसीटीवी कैमरे पे देखा है तो मॉब में कौन कौन था, उनको पकड़ के नाम लिखे जाते हैं, फिर ऐसा होता है। ठीक है, ये राइट, जो फंडामेंटल राइट वाला कॉन्सेप्ट है, इन्होंने प्रियम्बल लिखा। हाँ, प्रियम्बल लिखा कि अब ऐसा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ये बड़ा लंबा चौड़ा बोर्ड है। हाँ, राइट्स देंगे लोगों को, हमने भी तो यहीं से उठाया कुछ चीजें, इक्वलिटी, वो लिबर्टी, जस्टिस, ऐसे है ना, ऐसी ऐसी बातें हैं ना वहाँ पे। तो ये वो टाइम है जब उन्होंने अनाउंस किया था कि सबको राइट्स मिलेंगे, क्योंकि वो कहते जस्टिस नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, हम देंगे इक्वलिटी। तो अनाउंस किया उन्होंने, नेशनल असेंबली ने भी अनाउंस किया। सॉरी, क्या कह रहे, अच्छा, वुमेन्स के लिए, वुमेन्स के लिए कहीं कुछ नहीं था स्टार्टिंग में। हाँ, और वो उन्होंने लड़के लिया, वो कहते हमसे फैक्ट्री में काम करवाना, तो वोट का अधिकार भी दो। हाँ, हर जगह, यहाँ नहीं, हर जगह बाद में मिला है। डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन 1789,
है ना, किसने बनाया, नेशनल असेंबली ने। किस चीज़ की बात करनी है, इक्वलिटी राइट्स की बात कर रहे हैं कि जो मैन है वो फ्री है, बॉर्न जब होता है तो फ्री होता है, सब वही है कि लिबर्टी, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन वो होना चाहिए, राइट। और ये कहाँ से आइडियाज आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन डिक्लेरेशन, उन्होंने भी तो डिक्लेयर किया था कुछ ऐसे ही। पर मुझे ऐसा लगता है रेनेसा का सबसे पहला इन्फ्लुएंस अमेरिका पे पड़ा है शायद, है ना। रेनेसा आया कहाँ पे, इटली में, मतलब जहाँ पे है वहां उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पे है, इंग्लैंड में, जहाँ पे रेनेसा बाद में पहुंचा था। वो बाहर निकले, इंडस्ट्री वहां भी लगाई उन्होंने, और जो आइडियाज से गवर्नमेंट चेंज करने के सबसे पहले अमेरिका में आए। अब उससे वो वापस आ रहे हैं फ्रांस, अब वो कहाँ जाएंगे, अब वो इटली और जर्मनी जाएंगे, है ना। और फिर शायद तभी इंडिया में आ रहे होंगे। हाँ, और कब आ रहे हैं इंडिया में, वही तो पीरियड है 1880s वाला, रीजन ऑफ टेरर। अब ये वो लोग हैं, अब इन्होंने राइट्स दे दिए। अब हैरानी की बात ये, राइट्स तो दे दिए पर टेरर फैला दिया। टेरर किस चीज का, कि जो नेशनल असेंबली के अगेंस्ट है, जो नहीं मानता, यानी कि वो हमारे खिलाफ ऐसे, या तो आप हमारे साथ हैं नहीं तो हमारे खिलाफ हैं, और जो हमारे खिलाफ है दे वर एग्जीक्यूटेड। जैकोबियन क्लब था, जैकोबियंस अंडर रास्पेरी, जब तक इसको पकड़ा नहीं गया तब इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ना क्वीन को छोड़ा ना किंग को छोड़ा, देवर किल्ड, देवर एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। ये तो राजा का हाल हुआ है। हाँ, कौन कर रहा है, जिन्होंने जिन्होंने अनाउंस किया कि राइट्स मिलेंगे सबको, सबको मिलेंगे, पर जो हमारे साथ नहीं है उसको नहीं। अब ये क्या है, पता नहीं क्या है। अब इसको आप जस्टिस कह लो, जस्टिस है तो, है ना, नहीं, मॉब ऐसे ही करेगी हमेशा, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन कोई एक इंडिविजुअल तो नहीं लेगा, है ना। और जनरली कभी देख भी लेना, पंचायत में अगर 4 लोग बैठे हैं या पंचायत बैठी है फिर ठीक है, जब गांव इकट्ठा है फिर क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन। और इसीलिए आपने सुना होगा पहले इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें एक था ज्यूरी सिस्टम होता, ज्यूरी होती थी, राइट। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि ज्यूरी ओपिनियन बनाएगी ना, फिर डिसाइड करेंगे, जज से पहले ज्यूरी बना रही है ओपिनियन। तो एक चीज देखिए आप, दे आर ह्यूमन बीइंग, दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। जो हमने पहले ही बात की कि जजेस जो हैं लॉ से ऊपर चले जाते हैं, उनके डिपेंड करता है उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उसको मोल्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन कैसे, टीवी क्या करता है बैठ के, ये न्यूज चैनल करते क्या हैं, मीडिया ट्रायल, हाँ, ये करवाए जाते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बंद होना चाहिए जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारा सिस्टम अलग है, नहीं उनका तो अब जुडिशरी ऐसे ही अलग चलता है, जज है, सुप्रीम कोर्ट है, राइट। बट मुद्दा ये है कि जज है या जूरी है। अगर जज लॉ से ऊपर बात कर सकता है, नीचे वाला तो नहीं कर सकता। देखो डिस्ट्रिक्ट जज जो है, वहां तक जुडिशियल सिस्टम जो ऐसा है, उनके पास कोई एडिशनल पावर नहीं है, मीन्स डिस्क्रिशन उनके पास नहीं है। जो लॉ में लिखा है उससे वो बाहर नहीं जा सकते। अगर उसमें लिखा है अप टू 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, तो अप टू 7 ही दे सकते हैं। कोई पर्सनल ग्रज हो ना उसका, ना तो वो निकाल सकते, या वो कहते मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कितने मर्डर के लिए, एक मर्डर के लिए 50 की है। अब क्या करोगे, क्या करोगे, वो कहते गुस्सा ज्यादा आ गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, ठीक है। ज्यादा क्या करोगे, एग्जीक्यूशन, उनके पास पावर नहीं है, ऑर्डर कर दिया, हाई कोर्ट जब तक कंफर्म नहीं करेगा वो नहीं हो सकता, राइट। तो वो दे आर बाउंड। बट जो उससे ऊपर है, हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अपीलेट ऑल्सो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट है, ओरिजिनल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो इनके पास पावर है लॉ से ऊपर होने की। ये किसी के भी कोर्ट के फैसले को चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि तुमने ये गलत इंटरप्रेट किया, ऐसे नहीं होता इसका मतलब। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट, और अभी एक पीछे शायद याद होगा, अभी एक इंसिडेंट हो, शायद मैंने क्लास में बताया था, एक जज, वैसे तो नहीं कहना चाहिए है ना, कि
केस लगा हुआ है, वो कहते सर ये हाई सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये स्टे लगा दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट कैसे लगा देगा, मेरा केस है ये है, उसमें दूसरे में होगा, राइट। वो रिकॉर्ड हो रहा है, वीसी पे चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, किसी ने वो भी शेयर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो मीन्स खुद कॉग्निजेंस ले लिया, कहते बुलाओ यार कि कल एक केस लगाओ जिसका टाइटल होगा ये, और उसमें हम सुनेंगे, जज को नहीं बुलाना, हम सुनेंगे उन्होंने सुना भी हुआ क्या क्या, ये हुआ कि जज ने ये बोला। जज ने जो हुआ क्या, जज ने ये भी है कि काफी कुछ बोला, उसने लिखवा भी दिया, उसने लिख दिया सुप्रीम कोर्ट इज नॉट दैट सुप्रीम, उसने लिख दिया जजमेंट में, जज ने। हाँ, अगले दिन जज वहां से हट गया। मैं क्या हुआ, जज का रोस्टर कैसे बदल गया, बाद में पता लगा ये हुआ, फिर मैंने लाइव स्ट्रीम देखा बैठ के, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी मैंने। तो वो कुछ भी कर लेते हैं कि हाई कोर्ट का जज ऐसे कैसे बोल रहा है, इतना कुछ चलता है, दे आर वेरी पावरफुल। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऐसे कर देते हैं, साइड में रखते हैं, और हाई कोर्ट के पास भी उतनी पावर है कि वो लोअर कोर्ट का ऑर्डर ऐसे कर सकते हैं, राइट। बट क्या है, दे आर इंडिविजुअल्स, दे कैन बी इन्फ्लुएंस, किसे, वैसे तो नहीं होंगे वो। अब आइडिया ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन, वो सोचेंगे, जैसे ये छोटा सा बताता हूँ, शंभू बैरियर, शंभू बॉर्डर है, बंद पड़ा है, ठीक है, किसी ने कुछ बोला नहीं, बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लिया, सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि इसको खोला जाए। क्यों खोला जाए, पिटिशंस पड़ी होंगी, क्योंकि इनकन्वीनियंस तो हो रहा है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि तुम बंद कैसे करके बैठे हो, नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब उसमें क्या इशू हुआ होगा, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप बंद नहीं रख सकते, इसको खोलो। फिर सुप्रीम कोर्ट सेड कि चलो कमेटी बना लो, डिसाइड कर लो। अभी सुप्रीम कोर्ट सेड खोल तो नहीं सकते ऐसे, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं करना, खोल तो नहीं सकते, कमेटी बना के डिसाइड कर लो। चेंज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, पावर है उनके पास, उनकी इंटरप्रिटेशन है, वो उनके ऊपर है, क्या इंटरप्रेट करेंगे क्या नहीं उनके ऊपर। पर कैसे, क्या चीज उन्होंने देखी होगी और क्या नहीं देखी होगी, उनको क्या लगा होगा जिस चीज पे उन्होंने ओपिनियन चेंज कर ली। अदरवाइज जैसे अभी स्ट्राइक चल रही थी डॉक्टर्स की, सुप्रीम कोर्ट सेड बंद करो स्ट्राइक को, होगी बंद। हाँ, उनके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट सेड लास्ट मंथ कि जितने लेबर हैं इंडिया में, माइग्रेंट घूम रहे हैं इधर उधर, कि उनको राशन नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, सोमोटो उन्होंने लिया था कॉग्निजेंस कि माइग्रेंट्स जो है दे आर सफरिंग, कि उनको राशन कार्ड नहीं बना हुआ उनका। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के सारे स्टेट्स को डायरेक्शन दिया, सबके राशन कार्ड बना के मुझे बताओ। कितने लोग हैं, 8 करोड़, ठीक है। हाँ, तो वहां पे हुआ, वो कहते 2 स्टेट ने तो कर दिया, बाकी ही सेड, जज सेड 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो ना सारे सेक्रेटरी यहाँ पे खड़े होंगे पूरे इंडिया के चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी उनके लिए कुछ। हाँ हाँ, मतलब उस लेवल पे है। केस किसने किया, किसी ने नहीं, उनका खुद का दिल किया कि ये गलत हो रहा है, जिसको कहते हैं ना जुडिशियल एक्टिविज्म। ओवररीच कैसी हो गई, अरे मैं वही कह रहा हूँ, तो ये क्या, ये ओपिनियन है उनका, कि उनको लगा, उन्होंने टीवी देखा है ना कि ये दे आर सफरिंग, केस खोल लिया कल को सुबह कि ये केस बनाओ, कि सबको बुलाओ कि राशन कार्ड बनने चाहिए, चलो हो गया। अब ये क्या ओपिनियन, वो उस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट। तो मंगलवार लगा केस उनको। हाँ, अभी परसों की बात है या कल की, कि कुछ जजेस की पुराने पेंडिंग ड्यूज थे, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट वाज इन्फॉर्म्ड, जजेस पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, जजेस, कि हमारे ड्यूज नहीं मिले हैं। वो कहते बताओ किस किस ने दे दिए, इस स्टेट ने दिए, इस स्टेट ने, वहाँ लिख दिया इन स्टेट के नाम कि चीफ सेक्रेटरी विल कम इन पर्सन बिफोर दिस कोर्ट। कौन, चीफ सेक्रेटरी। सैलरी किसने देनी है, चीफ सेक्रेटरी ने, नहीं, ही इज आंसरेबल। हाँ, तो चीफ सेक्रेटरी क्या करता है, एक ऑर्डर इशू करता है
कि जो रिस्पॉन्सिबल सबको चार्जशीट कर दिया जाए अभी या सस्पेंड कर दिया जाए इमीडिएटली, फिर ऐसे होता है। हाँ, कि मुझे क्यों बुलाया गया, कि सैलरी किसने नहीं दी, डिपार्टमेंट ने। उस डिपार्टमेंट के जो जो रिस्पॉन्सिबल है सबको सस्पेंड करो, चार्जशीट करो, क्योंकि मुझे वहाँ जाना पड़ता है इन लोगों की कमी की वजह से। ऐसा ऐसा होता है कि आईएएस की पावर होती है, और उसमें आईएएस भी सस्पेंड होते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। तो पब्लिक ओपिनियन का इतना फर्क पड़ता है। तो यहाँ भी ये पब्लिक ओपिनियन बना हुआ है। अब पब्लिक ओपिनियन क्या है कि सबको मार दो, जो सपोर्ट नहीं करेगा उसी को कहते हैं रेन ऑफ टेरर। ये बंदा था, इसने ग्रुप बनाया था, जेकब ग्रुप, देखो भी चलो सबको मार दो, तो अल्टीमेटली तो देखो आएगा तो सबका नंबर आएगा ही आएगा। हाँ, फिर डायरेक्टरी बनाई इन्होंने, ये कौन है, मॉडरेट से थोड़े से, उसकी एग्जीक्यूशन कर दी, क्योंकि वो तो था टेरर फैलाया हुआ था। गरम दल नरम दल इंडिया में भी तो था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, तो ये हमेशा रहेंगे। उसके रीजन होते हैं, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। कई को होता है, जैसे होते हैं रेवोल्यूशनरीज, कि कुछ भी मिलेगा तो लड़के मिलेगा, प्यार से तो कोई देने नहीं वाला। एक होता है कोई बात नहीं, कि बात करने से हल निकल जाएगा, बात करेंगे बस, यही है और क्या है। अभी जो मूवमेंट चल रहा है जैसे फार्मर मूवमेंट है, वो क्या है, यही तो है मॉडरेट, कि आराम से बैठे हैं कि बात करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट है, हो जाएगा। यही हुआ है जो पहले भी था, साल भर चलता रहा बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, वो कौन सा था, सिंघू बॉर्डर पे, ऐसे ही था, वो ये है, राइट। अब इन्होंने क्या बनाया, डायरेक्टरी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट थी बेसिकली, ताकि फ्रांस को चलाया जा सके, कंट्रोल, क्योंकि ना तो मोनार्की है। अब वो लोग थे, वो तो टेरर फैला रहे थे ना, टेरर फैलाने से कंट्री नहीं चलता। फ्रांस चलाना है तो उसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। करप्शन इनफिशिएंसी वो थी। अब यहाँ पे राइज होता है नेपोलियन बोनापार्ट, 1799, मिलिट्री जनरल था, जो उनको हटा के डायरेक्टर कूप करके, देखो जिनको लगता है ना कूप होता क्या बेसिकली, यहाँ पे वही है कि जिसके पास पावर है और उसको लगता है कि ये नहीं चला पा रहे, गलत कर रहे हैं, तो आ जाओ फिर। इंडिया में ऐसा किसी को हम करने नहीं दे सकते, क्योंकि इतना पावरफुल किसी को बनाया नहीं हुआ। ऐसी है कि हमने आर्मी अलग की हुई है, नेवी अलग की हुई है। हाँ, मिल के देख लो अकेले, हाँ, है ना। अब इसने क्या बनाया, अब इसने काउंसिल बनाया, काउंसिलेट बनाया, जहां से अब ये खुद अथॉरिटेटिव रूल शुरू करेगा। अब अगर देखा जाए, मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ वो गए थे, अब ये आ गया, अब डेमोक्रेसी कहने को, ये कहता है हम डेमोक्रेसी लाएंगे, खुद रूल करेगा, अथॉरिटेटिव रूल। और ये क्या कह रहा है कि हम सिस्टम बनाएंगे, अच्छा सा डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ये तो समझाने के ऊपर है ना। जैसे इंडिया में कहने पिछले कुछ सालों से कि सरकार बनी, सरकार बनी, सरकार चल रही है कि सारा कुछ चलाएंगे, चलाएगा कौन, कि हम चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे। यही है अथॉरिटेटिव रूल जो है, किसकी चलेगी, ये जो गवर्नमेंट है, जो प्रैक्टिकली हमने देखा सुना ऐसे है, यहाँ किसी की नहीं चलती, सिर्फ एक ही चलती है, जो सुप्रीम है, यस, एक ही चलती है। वो डायरेक्ट सभी से बात करता है, साइड लाइनिंग द ऑल द मिनिस्टर्स। ये तो मिनिस्टर क्या करेगा, छोड़ो, मुझे रिपोर्ट करो सीधा। हाँ, काम शुरू कब होता है, सुबह 7 बजे। सो दैट इज काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव। कई बार चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है अथॉरिटेटिव रूल, चाहिए, डंडे की भी कई बार जरूरत पड़ती है। कई बार बच्चे नहीं मानते हैं तो घर वालों को उठाना पड़ता है। और मुझे मुझे इतना लगता है, पुरानी फिलॉसफीज हैं कि जैसे प्लांट के लिए पानी बहुत जरूरी होता है, उसीलिए उतने बच्चों के लिए डंडा बहुत जरूरी होता है। डंडा मतलब डांट, कि जिन बच्चों को डांटनी पड़ती है वो कामयाब नहीं होते, जिनको पैम्पर किया जाता है ना घर में बहुत ज्यादा, कि वो वीक रहेंगे हमेशा। कि घर वालों अगर डांटते हैं, घर वाले गालियां पड़ती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कि आप अच्छे लीडर बनोगे, हाँ, ग्रूमिंग आपकी अच्छी होगी। अगर आपको सिर्फ प्यार से पुचकार के रखा गया है, तो सबसे कमजोर और डरपोक आप रहोगे, और ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं करते। दिस इज, हाँ, दिस इज द ट्रुथ। करके देख लेना, ऐसे प्रैक्टिकल देख लेना लोगों को। हम्म,
नहीं है ऐसा? आपने अभी लोग एरो नहीं एरोगेंट ऐसे होता है, एक बार उसको दिखाओ आंखें वो चुप करके बैठ जाएगा। एरोगेंट कुछ नहीं होता है। एरोगेंट वो पैम्पर्ड जब तक एरोगेंट है, बाहर निकले बाहर एरोगेंसी खत्म हो जाती है। हाँ, प्रैक्टिकल बात करूं, नहीं है ऐसा? ऐसा है। चलिए इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? वही जो वहां पे थे, मोनार्की खत्म होगी। बट ये क्या है? नेपोलियन है, तो वो भी तो वही है एक तरह से देखा जाए तो, राइट? एम्पायर बनाई है उसने, तो पहले क्या थी? पहले भी एम्पायर थी वो, अभी भी एम्पायर ही बनी है। एक तरह से मोनार्की आई है दूसरी तरह से देखा जाए तो, राइट? चलो जो भी है, हम कह सकते हैं कि मोनार्की एक बार खत्म हो गई, क्योंकि इसके बाद ये थोड़ा पीरियड के ले रहा है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। अल्टीमेटली तो दोबारा से वही डेमोक्रेसी आने वाली है, क्योंकि ये सरकार तो कब तक रहेगी नेपोलियन की। सोशल इम्पैक्ट, फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया इन्होंने, इंडिविजुअल से उनकी कंडीशन में सुधार हुआ, एक तरह से इमेंसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि अब क्या हो रहा है, उनको राइट्स की बात की गई सोसाइटी में, राइट्स का इन्होंने शुरू किया ना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जिनको वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट है, बेसिकली वो दिए गए सबको। सोशल हायरार्की से बाहर निकाला गया, पहले वो सोशल हायरार्की में थे, उस हायरार्की में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या रहेंगे? आइडियोलॉजी जो नहीं आ रही है, सेक्युलर आइडियोलॉजीज जो हैं, और ये चीजें वो हैं कि आगे आने वाले मूवमेंट्स को इंस्पिरेशन देंगी, और या ले रही हैं, या आगे आने वाले मूवमेंट्स को इंस्पिरेशन देंगी। जो हमने बात की यूनिफिकेशन, चाहे वो आपके यूरोप में हुआ या किसी दूसरे एरियाज में, वैसे तो मेन यूरोप का ही है। सब चीजें आपस में अगर देखा जाए जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। देखो हर चीज का इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा पड़ेगा, हमें लगता है या नहीं लगता है, आइसोलेशन में कुछ नहीं होता। आप कुछ भी करते हैं, वो चीज आपको इन्फ्लुएंस करती ही करती है इन वन वे और द अदर। आप कुछ बातें करते हैं, आप कुछ खाते हैं या कुछ देखते हैं, हर चीज, हमें लगता है कि हम तो रोज एक बर्गर ही तो खाते हैं, उससे क्या होगा? नहीं, उससे असर पड़ेगा। जो लोग सिर्फ फ्रूट खाते हैं, उससे क्या होगा? उसका असर अलग पड़ेगा। जो लोग रोज एक बुक पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं, अल्टीमेटली ये चीजें आपको अफेक्ट करेंगी। कि हम रीली तो देखते हैं छोटी 30-30 सेकेंड की, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा पता नहीं, जब एग्जाम में बैठेंगे फिर पता लगेगा क्या हुआ। हाँ, फिर एग्जाम में वही चल रही होती है मन में, नहीं चल रही होती। हाँ, फिर वो कहते हैं याद नहीं होता पढ़ा हुआ, रिटेन नहीं रहता पढ़ा हुआ। हाँ, नहीं रहेगा। या फिर आप उनकी तरह का, जो यूट्यूब वाले होते हैं, वो रील बना बना के अपनी किताबें डालते रहते हैं कि आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, है ना? हाँ, या आप भी ऐसे करने लगो, फिर वो लोग कमेंट करेंगे कि किताब होगी कंप्लीट, फिर आपको नहीं होगी तो चलो पढ़ लो चुप करके, है ना? फिर आपको यस मैंने कंप्लीट कर लिया, मजबूरी अब लोग कुछ करवाएंगे आपको, और क्या। चलिए बस ये देख लीजिए कि थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को। कॉज दोनों का अलग है। यहाँ पे जो कॉज है कॉलोनिज्म था, टैक्सेशन था, रेस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर, वहां पे इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, राइट? उसके बाद वो फिजिकल क्राइसिस जो स्टार्ट हुआ वो बाद में है। यहाँ पे आइडियोलॉजिकल बेसिस अलग है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? राइट्स की बात कर, रिपब्लिकन लाना है, वो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उन आइडियाज की बात की गई, तो उस तरह से डिफरेंस है। गोल, इनका गोल क्या था? मदर कंट्री जो ब्रिटिश रूल, उनसे इंडिपेंडेंस चाहिए। इनका क्या था? रिफॉर्म करना है गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाई, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की तरफ लाना है। आउटकम इसका क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट बनी यूएसए की, वहां पे क्या हुआ? मोनार्की खत्म हुई और रिपब्लिक बना। आया बाद में नेपोलियन का एम्पायर ही पहले, पर रिपब्लिक तो बनाया। रिपब्लिक क्या होता है? यस, इलेक्टेड होगा, जहाँ पे रिप्रेजेंट हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी, राइट? लीडरशिप, यहाँ पे ये लोग थे जो आपने सुना होगा, वॉशिंगटन वगैरह सुना होगा, है ना? वहां पे रासबेरी, नेपोलियन, टांटन जैसे लोग थे। यहाँ पे इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहे हैं? शुरू में वो ये जो आइडियाज है जॉन लॉ का, थॉमस पेन का, इंग्लिश आइडियाज है ना, ये कहाँ से लेंगे? जो रूसो का, वोल्टायर,
अल्टीमेटली तो वही है कि जो फिलोसफिकल आइडियाज हैं रेनेसां पीरियड के, वो है ग्लोबल इम्पैक्ट। यस, यूरोप और लैटिन अमेरिका में ये आइडियाज फैले और वहां पे भी चीजें आई। ये क्या है, जो नेशनलिज्म फैलाया इसने, सेकुलरिज्म लेके आया। स्लेवरी इन्होंने नहीं खत्म की। कब खत्म हुई? जब सिविल वॉर उनके अपने अंदर हुआ, अमेरिका के अंदर। यहाँ पे पहले तो इलीगली, बाद में ये है कि बाद में खत्म करेंगे। शुरू में सिर्फ ये है कि बैन नहीं है। इलीगल का मतलब क्या होता है कि चल रही है वो। इसका मतलब क्या होता है, जब लोग खुद एक्सेप्ट करें। जब तक देखो लोग नहीं करेंगे ना, तब तक वो चलता रहेगा। फिर से सरकार हाँ करे या ना करे। इलीगल का मतलब क्या होता है, लॉ अलाउ नहीं करता है पर फिर भी लोग करें। इलीगल वही होता है जो लीगल ना हो या लॉ में विच इज नॉट अलाउड, ये होता है। राइट, अभी इतना बहुत है। थोड़ा सा देखना देख लो बस। इसके टाइम में क्या हुआ, नेपोलियन बना, फर्स्ट काउंसिल बनाई इसने। क्या बनाया उसने? क्राउन बनाया अपने आप को। पहले किसको खत्म किया था? मोनार्की। तो हाँ, ये है तो बस, है ना। फर्स्ट फ्रेंच एम्पायर बनाई इसने। और इसने कुछ रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स वही थे, प्रॉपर्टी राइट्स तो, इक्वलिटी। बेसिकली जो आइडियाज निकले थे, करेगा उन्हीं को प्रमोट, बट एज ए किंग कर रहा है। अथॉरिटेटिव किंग है, बट आइडियाज बदल दिए इसने। मतलब रिफॉर्म्स तो ले आया ताकि लोगों को भी ना लगे दोबारा से वही हो गया। राइट, इसने अपना कोड बनाया। बेसिकली वही है कि मेरिट के बेसिस पे लोगों को आगे आने दिया जाए। उसका मतलब क्या है, इक्वेलिटी होनी चाहिए, नॉट ऑन द बेस ऑफ बर्थ, कि वो नोबल क्लास से आया है, वो वर्कर की क्लास से आया है। कि अगर टैलेंट है तो वो आगे आएगा, ना कि प्लेस ऑफ बर्थ या डिसेंट उसका। राइट, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किया उसने, परफेक्ट्स बनाए। ठीक है, ये क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड है, परफेक्ट्स वो बनाया उसने। राइट, और ये क्या चला रहे हैं कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अल्टीमेटली क्या है कि टेरिटोरियल डिविजन्स कह लीजिए, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स कंट्रोल करें। जैसे हमने यहाँ इक्ता सिस्टम देखा था, इक्तादार है कि वो कंट्रोल करेंगे सारा, क्योंकि सारा कुछ नया बन रहा है। बैंक ऑफ फ्रांस बनाया, ये जरूरी था, यस, क्योंकि इकोनॉमी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से तो सारा कुछ शुरू हुआ था। सारा कुछ कर लो, जब तक इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं होंगी लीडरशिप कुछ नहीं कर सकती। अगर इंडिया का हाल ऐसे रहा, गवर्नमेंट जितनी मर्जी अच्छी, अगर इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं देगी, वो गवर्नमेंट रहेगी नहीं कुछ टाइम बाद। क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, ये हमेशा रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट किस पे काम करती है हमेशा? इकोनॉमी। इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट कौन है? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फार्मर। तभी फार्मर की तरफ ध्यान देती है। और पिछले स्कीम देखो कुछ क्या चल रही है, चल रही है ना। एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए चल रही है, फार्मर्स की इनकम डबल करनी है। ये सारा क्यों है? क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन वही है। अगर सरकार फोकस नहीं करेगी, सरकार हट जाएगी, हटा दिया जाएगा। इकोनॉमी अल्टीमेटली आपको देखना ही पड़ेगा। पॉलिसीज कैसी बनाई जाएंगी कि इकोनॉमी ठीक हो। एजुकेशन रिफॉर्म्स, मिलिट्री ऑफिसर, सिविल सर्वेंट चाहिए तो सुधार लाओ, ताकि ऐसे लोग बन सकें जिनको हम सिविल सर्वेंट बना सके। राइट, और ऐसा उसके रिजीम को कैटर कर सके। बेसिकली पर्पस यही है। तो उसने सब कुछ किया। रिलीजियस रिफॉर्म्स, ऑब्वियस है, जो था चर्च उसने उसको अलाउ कर दिया, बट इन कॉन्सोनेंस विद द स्टेट। जो स्टेट की पॉलिसीज हैं उस पर डोमिनेट नहीं करेगा, चर्च रहेगा। पहले चर्च को हटा दिया गया, लोग नहीं मानते थे ना, बट ये कि चर्च रहेगा, बट किस कंडीशन पे? स्टेट के कंट्रोल में रहना चाहिए, डोमिनेट नहीं करेगा। राइट, ये कुछ इसके कैंपेन्स हैं। इसने वॉर्स, अब देखो कैंपेन कौन कर रहा है? राजा ही कैंपेन करेगा ना। अब इसने कैंपेनिंग की, इसने बैटल्स ऑफ ऑश्विट्ज लड़ी, रशियन आर्मी के साथ लड़ रहा है। बैटल ऑफ जीना लड़ रहा है, जहाँ पे प्रूशियन आर्मी मतलब जो रशिया के साथ एरिया है ना। यस, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, ताकि ब्रिटेन के साथ इसका अगर कुछ झगड़ा है तो भाई उनके साथ ट्रेडिंग बंद करा दो। इकोनॉमिक ब्लॉकेड एक ऐसी चीज है, इकोनॉमी ब्लॉक कर दो, किसी की ट्रेड बंद कर दो, वो खत्म हो जाएगा, है ना। पर वो कहते हैं इससे क्या, उसकी खुद को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि अगर ट्रेड बंद कराओगे
इंपोर्ट भी तो करना है एक्सपोर्ट के साथ साथ, तो वो प्रॉब्लम आएंगी यहाँ पे। तो एक बार तो रिजेंटमेंट हुआ। फिर पेनिनसुलर वॉर्स, ये है पेनिनसुला मीन्स जो यूरोप है उसका जो नीचे वाला पार्ट है स्पेन, दैट इज ए पेनिनसुला, है ना, आइबेरियन पेनिनसुला। पोर्चुगल स्पेन उसी में है, इसलिए कोर्ट है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है वो, वैसे उसको कंपेयर करते हैं नेपोलियन से, कि जैसे द स्पेनिश अल्सर ruined नेपोलियन, द डेक्कन अल्सर ruined औरंगजेब। कि औरंगजेब का डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन डेक्कन की प्रॉब्लम थी, उसी तरह से नेपोलियन का डाउनफॉल का रीजन सबसे बड़ा स्पेनिश प्रॉब्लम थी, स्पेन की सिविल वॉर। तो स्पेन और पोर्चुगल, यहाँ पे सिविल वॉर थी कि यहाँ पे उसके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए, और जहाँ सिविल वॉर होगी तो वहां पे कुछ नहीं किया जा सकता। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप टेरिटरी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर वहां के लोग ही आपके खिलाफ हो जाएं फिर प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे ये हुआ कि जो रिसोर्सेज है वो ड्रेन हुए थे यहाँ पे, राइट। उसके अलावा फिर वहां के लोग अगेंस्ट हो गए, गुरिल्ला वार फिर अगेंस्ट द फ्रांस, तो नहीं हो सकता। तो इसको कहते हैं इट वॉज अ ब्लंडर बेसिकली। और एक राजा हो जब एरिया कैप्चर कर रहा हो और एक जगह वहां पे लोग उसको हराना शुरू कर दें, उसके अगेंस्ट हो जाए, तो राजा की इंसल्ट ही होती है। और जब एक बार इमेज खराब हो जाए फिर नहीं होता। सोसाइटी हमारी उसी पे चलती है, इमेज। बच्चा कैसा है, बच्चा बहुत अच्छा है, आप एक बार कुछ बोल दो अंकल को, फिर अगली बार क्या कहेंगे, ऐसा बच्चा उसका बच्चा तो अच्छा। क्या कहा था, कुछ नहीं, मैंने कुछ पूछा जवाब दिया उसने मुझे पलट कर। आपने सही बोला होगा, है ना, उसको बस उसको अच्छा नहीं लगा, तो बस ये उसी पे चलता है, इमेज पे चलता है। इन्वेजन ऑफ रशिया, ये भी उसके लिए एक प्रॉब्लम ही रही है। हार्श विंटर कंडीशन में लड़ना फ्रांस के लिए आसान नहीं था। और वो रशिया कैसे आपको पता है, अब थोड़ा सा ज्योग्राफी पे चला जाओ। वो जो उसका लॉन्ग लेटीट्यूड है, हाई लेटीट्यूड पे है, साइबेरिया के जो एरियाज है कैसे हैं, परमाफ्रॉस्ट एरियाज एक तरह से। परमाफ्रॉस्ट एरियाज में ड्राई विंटर्स होंगी और हार्श कंडीशंस होंगी, समर में वहाँ विंटर ही रहेंगी। तो वही वाला हाल है जो हमने मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें पढ़ा था, है ना। हाँ, एक्सपीडिशन पे चले गए थे वो, खुरासान और कराची एक्सपीडिशन, है ना। तो वहां पे क्या होगा, हार्श कंडीशन, आर्मी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो वीक हो गया बेसिकली, कहते हैं जो कैंपेन है, इट वाज वन ऑफ द मेजर डिफीट ऑफ द नेपोलियन। और हार पहले वहां पे वो हो रहा है स्पेन में, उधर से यहाँ हार रहा है, तो मतलब पहले एक पेपर पास नहीं हुआ, ऊपर से दूसरा बिगड़ गया कि मेंस अच्छा नहीं हुआ, पेपर भी पास नहीं हुआ दूसरा, तो इमेज खराब होनी शुरू हो जाती है, लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली होना क्या है, फॉल ऑफ नेपोलियन 1814 है बेसिकली। कोलिशन फोर्सेस, ही वाज कैप्चर्ड, ही वाज एब्डिकेटेड, बट वो दोबारा वापस आया थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। हाँ, वो तेज था 100 डेज के लिए, वो कहते हैं उसको डेज ऑफ पीरियड ऑफ 100 डेज। तो लास्ट बैटल इसने जो लड़ी दैट इज वाटरलू की लड़ी है। अब आगे बताने की जरूरत नहीं, वाटरलू में क्या हुआ सभी को पता है कि डिसाइसिव बैटल थी। कैसे हारा पता नहीं, बस हारना था इसको, हार गया, भगवान ने हराना था। हाँ, स्टोरी ऐसी, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी, बारिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बादल हो गए थे, हार गया, हार गया। और वो कहते ऐसी दूर छोड़ के आएंगे, पहले छोड़ा था इसको, वापस आ गया था। इसके अंदर क्वालिटी थी, वापस आके दोबारा रिकैप्चर करे तो दोबारा राजा बनना। सेंट हेलेना आइलैंड ढूंढ लेना कहाँ पे है, कहाँ पे है सेंट हेलेना आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड कहाँ पे है, मैंने बताया होगा पहले क्लास में भी। यहाँ पे कहीं होगा, हाँ, अफ्रीका से ना 1000 1500 किलोमीटर दूर है। अब कैसे छोड़ के आएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि एरोप्लेन ही था उस टाइम। हाँ, महीने 1.5 महीने लगा होगा उसको छोड़ के आने में। यस, ताकि उनको पता अगर ये वापस आ गए ना। और यूरोप कहाँ पे है, यूरोप इसके भी ऊपर है, कितने 1000 किलोमीटर। पहले तो अफ्रीका, फिर अफ्रीका से भी 1000 किलोमीटर, ये आ जा वापस। जैसे इंडिया में था अंडमान निकोबार, इट वाज अ प्रिजन। जैसे था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये चीजें वो है कि हाँ, कि वहां फेंक दो, वहां से
वापस आके दिखाए, बीच में वेल वूल खा जाएगी, हैमर हेडेड शार्क हैं, स्नेक है, वो खा जाएंगे इसको। तो यहाँ पे भी इसका भी रीजन यही था, क्योंकि उनको पता अगर ये वापस आ गया फिर राजा बन जाएगा, ये ऐसे लोग थे, ये हटा दो आईएएस फिर बन जाएगा, कुछ ऐसा समझ लो बस। हाँ, राइट। चलिए फिर आगे हम पढ़ेंगे क्या, नेशनलिज्म यूरोप में क्यों राइज हुआ, विच लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, क्योंकि वो रीजन बनेगा वर्ल्ड वॉर का, और वर्ल्ड वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स, क्योंकि ज्यादा इधर कुछ है भी नहीं। हिस्ट्री में हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर देखो ना 1914, और दूसरी खत्म हुई है 39 से 45 तक, तो ये 50 साल तो वॉर ही चलता रहा, बीच में वो रीजन है, बादल जो उठते हैं ना, लड़ाई के बादल, वो वाले, वो फिलोसफी जो थी फाजिल नाजिम वाली, वो कि हिटलर राइज हुआ, क्यों राइज हुआ, बस ऐसी ऐसी बातें हैं, मेन तो इतना सा मुद्दा है। डीकोलाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि रीजन फिर नजर आने वाला है आपको, लड़ाई होगी तो हर जगह पे सारे अपनी कॉलोनी संभालेंगे या अपना घर संभालेंगे, तो रीजन है, कॉजेज कंसिक्वेंसेज, जो कंसिक्वेंस है वो दूसरी चीज का कॉज बन जाएगा, इतना सा, तो इट्स वेरी इजी, पता आपको ऑलरेडी है, अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, री एम्फेसाइज कर रहे हैं बस, है ना। चलिए एंजॉय कीजिए, भी कल मिलेंगे। इसके क्वेश्चन तो इसके बिल्कुल सिंपल आने वाले हैं, ज्यादा लंबे छोटे नहीं आएंगे, बस उसका ऐसे ध्यान रख।